ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 3। बहुत अच्छे से समझना है इस चैप्टर को, है ना। थर्ड चैप्टर जो है इसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, द चैप्टर्स नेम इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और इस चैप्टर में भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ना, ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या मिलता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या होती है, उसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में भी आगे लेके चलेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं, स्ट्रैटेजी जब हम लोग बनाते हैं, तो नॉर्मली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते समय क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, क्या विधि अपनाई जाती है स्ट्रैटेजी को बनाते समय, वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, सो रेडी। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का टॉपिक। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिंपल डेफिनेशन अपने को पढ़नी है कि अब ये बात तो आप सब लोग मानोगे ना कि जब भी कोई व्यू रचना बनती है, जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनती है, तो टॉप लेवल से बन के नीचे लेवल तक फ्लो करेगी, है ना। टॉप लेवल से बनेगी वो स्ट्रैटेजी, वो व्यू रचना, वो षड्यंत्र कौन बनाएगा? टॉप लेवल वाले बनाएंगे। लेकिन खाली टॉप लेवल वाले थोड़ी बनाएंगे। जो अपन ने तीनों लेवल पढ़े हैं ना, कौन से फर्स्ट चैप्टर में याद करो, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, ठीक है, और फंक्शनल लेवल। हर लेवल के लिए स्ट्रैटेजी बनेगी। फ्लो ऊपर से नीचे आएगा, वापस नीचे से ऊपर भी जाएगा कि भाई यहाँ की कमियां होंगी, तो ये ऊपर वाले को बताएगा, वो उसके ऊपर वाले को बताएगा, और वापस स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेगा। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की छोटी सी एक डेफिनेशन है जो हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है सर? सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है। क्या करने का? सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी फर्म का। भाई जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है, हमेशा पता है ना आपको, सबसे पहले वो अपना गोल सेट करेगी। गोल सेट करने के बाद देखेगी कि रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, संसाधन कौन कौन से चाहिए उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्या बनाएगी? पॉलिसीज बनाएगी, ताकि उन रिसोर्सेज को वो खरीद सके, वो यूज़ कर सके, एक्वायर कर सके, जब ज़रूरत नहीं हो तो डिस्पोज कर सके। ये उसको करना है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की। मेरे साथ साथ बोलते जाओगे ना तो याद भी होता जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से याद करनी है आपको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? सर प्लानिंग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल सी बात है। सर आपने बोल दिया, हम तो स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने तो भी बताया हम तो स्कूल से प्लानिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नियोजन कैसे करना है? सबसे पहले उद्देश्य सेट करना होता है, फिर उस उद्देश्य को पाने के लिए कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो पता करने होते हैं, और फिर उन रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करेंगे, यूज़ करेंगे, और वापस उनको कैसे बेचेंगे। ठीक है, मतलब एसेट कोई चाहिए तो एसेट कैसे लाएंगे, यूज़ करेंगे, और वापस सेल कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, उसके लिए पॉलिसी बनानी है। दैट इज नोन एज प्लानिंग। ईजी आया समझ में? आगे ये प्लानिंग कौन करता है प्राइमरीली? सर ये प्लानिंग प्राइमरीली टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग का फ्लो जनरली कहाँ से फॉल करता है? कॉर्पोरेट लेवल से डिविजनल लेवल पे करता है, और फिर रिवर्स भी वापस जाएगा। ठीक है, रिवर्स कैसे? यहाँ की कमियाँ ऊपर वाले को पता चलेगी, फीडबैक ऊपर वाले को आएगा, ठीक है, और वापस वो नए सिरे से प्लान करेगा। सो इज दिस टॉपिक क्लियर ना? वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है सर? सर हमको याद हो गया है, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। ठीक है सर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, और उन रिसोर्सेज के लिए हमें पॉलिसी बनानी कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डिस्पोज करेंगे। प्लानिंग कौन करेगा सर? ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग सर टॉप लेवल वाला ही करेगा, उसी का काम है। ठीक है, और नॉर्मली ऊपर से फ्लो करते हुए नीचे तक फ्लो होगी। एग्जाम्पल याद रखना है, डेयरी मिल्क वाले ही अपन एग्जाम्पल लेंगे, कैडबरी का एग्जाम्पल अपना चलेगा कि कैडबरी का कॉर्पोरेट लेवल, फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल, और फिर उसके अंदर सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट कौन से हो गए? फंक्शनल लेवल। ईजी, कंफर्टेबल, आगे बढ़ूं? चलो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक ये अच्छा टॉपिक है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें से बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फॉल करेगा आपके इस चैप्टर में से। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आई लेट यू नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। देखो जब भी व्यू रचना बनानी होती है, जैसे आप लोग भी अब व्यू रचना बनाना शुरू कर रहे हो, किसके लिए? एग्जाम्स के लिए, आपका जो अटेम्प्ट है उसके लिए। ठीक है, तो जब भी कोई व्यू रचना बनाते हैं ना, वो व्यू रचना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसीजन लेना। क्योंकि आपके पास देखो डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो, एक से ज़्यादा विकल्प हो, और आपको एक विकल्प को चुनना हो, एक ऑल्टरनेटिव को चुनना हो जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, वही डिसीजन मेकिंग है। बट जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो वहाँ तो कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। अब जैसे कोविड की वैक्सीन लगानी है, अब यहाँ ऑप्शन है आपके पास कि कोवैक्सीन लगानी है, कि कोविशील्ड लगानी है,
कि स्पुतनिक लगानी है, सो यू हैव द ऑप्शन एंड हियर डिसीजन मेकिंग कम्स। यहाँ डिसीजन लेना है आपको, लेकिन मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, भैया यही मेडिसिन है, कोविशील्ड ही अवेलेबल है और कोई है ही नहीं इस देश में, तो आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, डिसीजन उस समय उस पॉइंट पे लेते हैं कि लगानी है कि नहीं लगानी, वो अलग चीज़ हो गया, वो अलग केस हो गया, पर लगानी अगर है तो और कोई आपके पास डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आप काम करना, सेकेंड वाला बुलेट पढ़ेंगे अपन, सेकेंड वाला बुलेट पहले पढ़ना। डिसीजन मेकिंग क्या होती है सर? डिसीजन मेकिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है, एक मैनेजरियल फंक्शन है, मैनेजर को डिसीजन लेना है, तो एक मैनेजरियल प्रोसेस है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें चूज करना है मैनेजमेंट को क्या, अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुझे ये एक्शन लेना है, किसमें से, आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जो विकल्प हैं आपके पास, जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं आपके पास, उसमें से आपको चूज करना है कि मुझे ये एक्शन लेना है ताकि मेरा क्या अचीव हो जाए, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। सो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जल्दी से वापस बोलता हूँ। डिसीजन मेकिंग सर एक मैनेजरियल प्रोसेस है, एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कि मेरे को ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ताकि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव कर सकूं। क्लियर? ठीक है। अब एक तो ये डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन और है इसकी, अगर वो भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है, ऊपर वाली। स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या होता है सर? इसमें हमें क्या लेना पड़ता है? इसमें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब किन किन चीज़ों के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं? तो ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर आप डेफिनेशन देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है सर? स्ट्रैटेजिक डिसीजन एनकम्पासेस, एनकम्पासेस का मतलब होता है इंक्लूड्स, एनकम्पासेस का मतलब होता है इंक्लूड, कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? आपको ये सब डिसीजन लेना है, हमारा बिजनेस कैसा है, हमें कौन से प्रोडक्ट्स को हैंडल करना है, हमें किन मार्केट्स को सर्व करना है, हमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, हमारी मेजर पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, इन डिसीजंस को लागू करने के लिए, ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो ये सब डिसीजन लेने को ही तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन कहते हैं। सबसे पहला भाई आपको अपने बिजनेस को डिफाइन करना है कि आपका बिजनेस क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट्स हैंडल कर रहे हो उसके लिए डिसीजन लेना है, वो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन में आता है। आप किस मार्केट में सर्व करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स को, वो आपको डिसीजन लेना है, इंडियन मार्केट में करना चाहते हो, ग्लोबल मार्केट में करना चाहते हो, कहाँ पे, कौन कौन से फंक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हो, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपको चाहिए होंगी ताकि इन डिसीजंस को आप एग्जीक्यूट कर सको, ऊपर वाले सारे डिसीजंस को, ठीक है, ये कहलाता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो दोनों ही डेफिनेशन आपके पास हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न फर्स्ट डेफिनेशन यू कैन लर्न फर्स्ट डेफिनेशन, इफ़ यू वांट टू लर्न सेकंड डेफिनेशन यू कैन लर्न सेकंड डेफिनेशन, और दोनों याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया, ताकि मल्टीपल चॉइस में भी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आपके पास पता होना चाहिए आपको दोनों की दोनों डेफिनेशन। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, बस मल्टीपल चॉइस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर के मल्टीपल चॉइस हमारे लिए बड़े अमाउंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक डिसीजन की डेफिनेशन अगेन, दो डेफिनेशन आपके पास हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन सर डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग बच्चों एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट फंक्शन है, जिसमें आपको चूज़ करना है एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन लूँगा आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ताकि मेरा गोल जो है मैं अचीव कर सकूँ। किस किस के बारे में डिसीजन लेना होता है? तो ऊपर वाली डेफिनेशन में देखा अपन ने, हमें सबसे पहले बिजनेस को डिफाइन करना होता है, कौन से प्रोडक्ट्स उसमें हैंडल करना है वो डिसाइड करना होता है, मार्केट्स किन मार्केट्स को सर्व करना है वो डिसाइड करना होता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करना है, और इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए पॉलिसीज़ क्या क्या बनानी है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, हमारा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर? अब इसका जो मेजर क्वेश्चन है, अब आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, हाँ, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्यू रचनात्मक, हमें क्या करना है, हमें निर्णय लेना है, डिसीजन करना है। अब इस डिसीजन मेकिंग के डायमेंशंस पूछ रहा है, फीचर्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, कुछ भी पूछे, कुछ भी वर्ड आ जाए, अगर डिसीजन मेकिंग का कोई टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही होगा और कोई आंसर नहीं होगा, कि जब डिसीजन लिया जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा, क्योंकि ये मेनली ये डिसीजन सारे कौन लेगा, स्ट्रैटेजीज वाले टॉप मैनेजमेंट ही लेगा ना, तो जब उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन के डायमेंशंस आपसे पूछ रखे हैं, उन डिसीजंस के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखे हैं, ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको यहाँ पर पूछा, ठीक है। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 डायमेंशंस हैं डिसीजन मेकिंग के, और 6 के 6 बहुत ईजी है। एक बात बताओ आप लोग मुझे, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन लेता है?
टॉप मैनेजमेंट लेगा, वही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, बड़े डिसीजंस हो गए, मतलब जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, वही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो गए। तो सर पहला ये कौन लेगा? सो पहली हेडिंग अगर आप देखो तो सर ये लेने वाले कौन है? टॉप मैनेजमेंट वाले लोग। दूसरी बात, मुझे एक बात और बताओ आप लोग, जब टॉप मैनेजमेंट वाला डिसीजन ले रहा है, मतलब कौन से लेवल वाला बंदा ले रहा है डिसीजन? कॉर्पोरेट लेवल वाला बंदा ले रहा है, तो कॉर्पोरेट लेवल वाले डिसीजन नीचे तक आएंगे ना, और नीचे तक का मतलब क्या हो गया? जो डिविजनल या बिजनेस लेवल है और जो फंक्शनल लेवल है उनको भी इंपैक्ट करेंगे, उनको भी कवर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 देखो, इन स्ट्रैटेजिक इश्यूज का मल्टी फंक्शनल, मतलब फंक्शनल लेवल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस होता है। इन डिसीजंस का इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस कहां तक जाता है? नीचे लाइन तक। नीचे कहां तक सर? मल्टी बिजनेस तक भी और मल्टीपल फंक्शंस को भी इंपैक्ट करता है। और इसीलिए ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते समय अच्छे खासे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सोच समझ के आपको कमिट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक बार ये गलत डिसीजन हो गया ना अगर आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन, तो आपके सारे रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किया ना सब में वाट लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर बड़े अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, कमिटमेंट होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं करेगा। अगला पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कब तक होगा पता है? लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के ऊपर होगा, फर्म की, बिजनेस की लॉन्ग टर्म खुशियों पे इसका इंपैक्ट होने वाला है। अगर आज डिसीजन गलत लिया ना तो अगले 5 सालों में बहुत भुगतना पड़ सकता है आप लोग को, ठीक है। अगर आपने 12th में गलत डिसीजन लिया होता कि आपको सीए करनी है कि नहीं करनी है, अगर नहीं करनी होती तो कहीं और कुछ होते, आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ और होता, अभी कुछ और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी होगी। और इसीलिए जब भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं ना, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रख के भी लिए जाते हैं। बाहरी एनवायरनमेंट को पूरा कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, कि बाहर माहौल कैसा है, हमारे स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट कैसा पड़ेगा, कॉम्पिटिटर इसका क्या रिएक्शन देगा, ठीक है, देश में इकोनॉमी में क्या हो सकता है आने वाले समय में, देश के पॉलिटिकल हालात, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, बिफोर टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो कितना सिंपल हो गया ना सर। आप अपने आप को अगर क्या मान लो, मुकेश अंबानी मान लो, ठीक है, आप अपने आप को कोई बड़ा आदमी मान लो और उसके अकॉर्डिंगली सोचो, तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज जहां होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन जिन चीज़ों के लिए लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रैटेजिक इश्यूज। इश्यूज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी को डिसाइड करना है कि भाई मुझे अब जियो के बाद कौन सा लॉन्च करना है, फाइबर लॉन्च करना था, तो उसने डिसीजन लिया ना, ठीक है, डिसीजन लिया। वो जो इशू था कि यार मैं फाइबर लॉन्च करूँ ना करूँ, उसके लिए उसने डिसीजन लिया। तो जो भी स्ट्रैटेजिक इश्यूज होते हैं, बड़े इश्यूज होते हैं, उनमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ हमेशा वैकल्पिक रास्ते होंगे और एक रास्ता चुनना पड़ेगा उस डिसीजन मेकर को। वो कौन होगा डिसीजन मेकर? टॉप मैनेजमेंट होगा। वो उस पर्टिकुलर एरिया में फिर अच्छे खासे रिसोर्सेज कमिट करेगा। जैसे जियो जब आया था तो फ्री दिया था उसने आपको, ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा उसका डिवोट हुआ था इनिशियल डेज में, उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी पे आएगा। फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने डिसीजन लिया था, उसका कॉन्सिक्वेंस उसके सारे बिजनेसेस और सारे फंक्शंस पे आएगा। और उसको बाहरी एनवायरनमेंट को कि एयरटेल का रिएक्शन क्या हो सकता है अगर मैंने ये चीज़ करी तो, ठीक है, देश में क्या और क्या बदलाव हो सकता है आने वाले समय में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लेना होता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन। इज इट क्लियर टू ऑल? कंफर्टेबल टू ऑल? सो ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन। कंटेंट पढ़ना चाहो तो कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज में टॉप मैनेजमेंट डिसीजन चाहिए। टॉप मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है टोटलिटी में, मतलब हम एक एक टुकड़े में नहीं सोच सकते, हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्वरूप सोच के और फिर डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो चूंकि टोटलिटी में सोचना पड़ता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट में ही करते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नज़र रख रहे हैं, उनको ध्यान है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलने वाली है, कैसे चलानी है, ठीक है, उसके अनुसार वो लोग डिसीजन लेते हैं। सेकंड, अच्छे खासे रिसोर्सेज हमें लगाने पड़ते हैं, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लो अगर आप, ठीक है, मैन पावर की बात कर लो आप, ठीक है, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगर कोई जैसे जियो ने सोचा था, मतलब जियो लाने का सोचा था अंबानी ने, तो उसने अच्छा खासा रिसोर्स अपना डिवोट किया, मैन पावर डिवोट किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवोट किया। थर्ड, इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे होता है ज़्यादा, इमीडिएट तो इतना नहीं दिखेगा। फिर ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, आपको फ्यूचर के एनवायरमेंटल कंडीशंस को सोच के और उसके अनुसार ओरिएंट मतलब ढालना पड़ता है आपको अपने कंडीशंस को। भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको अनुमान लगाना पड़ेगा आपको, उसको फोरकास्ट करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और उसके अनुसार आपको उन चेंज कंडीशंस के अनुसार फ्यूचर में जो हो सकती हैं अपने आप को ढालना ज़रूरी है। फिर या इसका इम्पैक्ट मल्टी फंक्शनल मल्टी बिजनेस होता है, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए सब जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। और इनमें आपको क्या करना पड़ेगा? बाहरी एनवायरनमेंट को देखना है।
ताकि बाहरी एनवायरनमेंट में अगर कोई बदलाव हो रहे हैं, लग रहा है ऐसे कोई बदलाव हो रहे हैं, तो उसके अनुसार आप अपने आंतरिक एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंगली क्या करवा सकते हो, ओरिएंट करवा सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? आया समझ में ना? ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सर स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके डायमेंशंस आपको यहाँ पर बता रखे गए। कितने डायमेंशन है बच्चों? सर 6 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज होते हैं या स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, और बहुत सिंपल लॉजिक से आता है। सर टॉप मैनेजमेंट लेगा। जब टॉप मैनेजमेंट किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो वहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे खासे रहेंगे और उसका इम्पैक्ट भी डिसीजन के पे लॉन्ग टर्म पे रहेगा। अच्छा, ये डिसीजन लेने से पहले किन चीज़ों को देखना होता है? एक तो फ्यूचर को ध्यान में रखना होता है, एक बाहरी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनका इम्पैक्ट मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म तक होता है। पूरे बिजनेसेस में, मल्टी बिजनेसेस और मल्टी फंक्शंस के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है। ओके फाइन बच्चों, आगे बढ़ूं? चलो, ये था स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब आता है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब सुनो मेरी बात। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब है इरादा, इंटेंशन। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट सेज, क्या बोलता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का कॉन्सेप्ट? कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इरादा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेंट होता है। जैसे आपका इंटेंट, आपका इरादा अभी क्या है? इंटर क्लियर करने का, दैट इज योर इरादा। मतलब जिस पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो, जिस पर्पस को पाने के लिए आप अपनी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो, जिस पर्पस को पाने के लिए आपने अपने सारे रिसोर्सेस, अपना सारा काम, एक्शन सारे उस एरिया की तरफ लगा रखे हैं, उस उद्देश्य को पाने के लिए उस रास्ते पे लगा रखे हैं, तो वो दिखा रही है आपकी इंटेंट। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग सो रहे हो मान लो, तो आपकी शक्ल से ही दिख रहा है कि आपका कोई इंटेंट नहीं है। तो एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है बच्चों? इंटेंट होता है, इंटेंट। ठीक है, इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंट का मतलब है कि किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट की डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग फॉर। किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही है मतलब आगे बढ़ रही है, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। और ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट कैसे दिखेगी सर? कैसे पता चलेगा सर इसका इंटेंशन ये? मैं बताता हूँ आपको, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। एक कंपनी अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट एग्जिबिट करती है, दिखाती है, शो करती है कब? जब वो रिलेंटलेसली मतलब बिना थके, बिना आलसी हुए अपना एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है, और अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे एक्शंस उस उद्देश्य को पाने के लिए जब लगाती है, तो दिखता है कि हाँ वो उस कंपनी का इंटेंट दिख रहा है साफ साफ। अब जैसे जब अंबानी ने जियो लाया था और उसने फ्री में बांटना शुरू किया था और अपनी सारी लाइनें और सब फ्री रखी थी उसने, इनिशियली बहुत महीनों तक फ्री थी, तो दिख रहा था उसका इंटेंट, दैट ही इज इंटेंडिंग टू कवर दिस टेलीकॉम मार्केट। उसका इंटेंशन नज़र आ रहा था कि वो इस टेलीकॉम की दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, और वो आज की तारीख में धीरे धीरे बन रहा है, खासकर फाइबर आने के बाद, ठीक है। तो दैट इज़ द पर्पस। वो दिख रहा था, उसका इंटेंशन दिख रहा था, इस रास्ते पे वो आगे जा रहा है। और वो कैसे दिख रहा था? जब वो जगजोर रहा था, रिलेंटलेसली, बिना थके सारे अपने रिसोर्सेज इस एरिया में डिवोट कर रहा था, बिना परवाह किए कि फ्यूचर में अगर कोई लोगों ने नहीं ली सिम तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो लाइनें बिछा रहा था। उसका लॉन्ग टर्म विजन था, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज इंटेंट। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे किसी कंपनी का इंटेंट क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, किसी कंपनी का इंटेंट है उसको डोमिनेंट कंपनी बन रहा है, इंडस्ट्री में सबसे डोमिनेंट बनना है। किसी कंपनी का इंटेंट ये हो सकता है कि उसको अनसीट मतलब सीट से गिराना है। किसको? जो ऑलरेडी वहाँ सीट पे लीडर बैठा हुआ है ना, उसको सीट से गिराना है। जैसे एयरटेल लीड कर रहा था, उसको गिराना था, मेरा इंटेंशन ये था जियो का। किसी का इंटेंशन ये हो सकता है कि बेस्ट कस्टमर सर्विसेज डिलीवर करनी है। भाई कोई कंपनी, जैसे टाटा की कंपनी, इसका फोकस हमेशा यही होता है क्या हमें बेस्ट कस्टमर सर्विसेज डिलीवर करनी है, ठीक है। सो उनका इंटेंशन वो है और वो उसकी तरफ पूरी कोशिश करते हैं, है ना। सो इंटेंट का मतलब समझ में आ गया। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो कहीं कभी काम आ जाए, एमसीक्यू में काम आ जाए,
छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी काम आ जाए, तो फिर ये फिर भी अपन ने, इसलिए अपन ने इन क्वेश्चंस को देखा है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब द पर्पस जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। एक कंपनी अपना इंटेंट कैसे दिखाती है? जब वो रिलेंटलेसली का मतलब है बिना थके अपना महत्वाकांक्षी उद्देश्य जो उसने सेट किया है, ठीक है, एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव, वो अचीव करने की तरफ आगे बढ़ती है और अपने सारे रिसोर्सेज और सारे एक्शन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगा रही है। दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इंटेंट कैसे नजर आता है सर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। किसी कंपनी का इंटेंट हो सकता है उसको डोमिनेंट बनना है, किसी कंपनी का इंटेंट हो सकता है इस इरादे से आई वो कि जो लीडर बैठा है उसको अनसीट करना है और मुझे उसकी पोजीशन पे जाना है। किसी कंपनी का इंटेंशन हो सकता है कि मुझे बेस्ट कस्टमर सर्विसेज देनी है इस इंडस्ट्री में, इस वर्ल्ड में, ठीक है। हर कंपनी का इंटेंट क्लियर है, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया? तो जो फर्स्ट पेज हमने किया है अभी, उसमें दो अच्छे, पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, डिसीजन मेकिंग वाला। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और इंटेंट का भी लॉजिक आपको समझना है ताकि मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए तो आप आराम से इसको आंसर कर सको। क्लियर? ओके। अब अगला पॉइंट और अगला जो टॉपिक आ रहा है वो इस चैप्टर का नाम से मैं रिलेट करूंगा। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमें क्या पढ़ना है? हमें प्रोसेस पढ़ना है। कि एक्चुअली सर ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो अपन ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने उसकी स्टेप देखी थी। अगर किसी को ध्यान हो, स्टेप याद है किसी को? स्टेप बताओ, किसी को भी ध्यान हो अगर, ठीक है, कि सर हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो पढ़ी थी ना, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में उसकी स्टेप्स ही तो थी, उसका प्रोसेस ही तो था कि सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये फिर ये करो। याद है किसी को? कितनी स्टेप्स होती थी? डेफिनेशन के अंदर ही 5 पॉइंट पढ़े थे अपन ने एक तरह से। उसी प्रोसेस को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन आई थी ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, बस उसी चीज़ को अपन प्रोसेस के एंगल से, मॉडल के एंगल से पढ़ने वाले। अब अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो कम से कम एसएम को पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसको याद रखो, ठीक है, फाइन। चलो अब सुनो, मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे ला रहा हूँ। अच्छा, टॉपिक अभी आगे वाला लेंगे, पहले प्रोसेस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर प्रोसेस के एलिमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल। डेफिनेशन अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की याद है अगर आपको, तो क्या थी पता है सर? सबसे पहले हमें विजन सेट करना होता है, याद है? फिर हमें गोल सेट करने होते हैं, फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं, क्राफ्ट करते हैं स्ट्रैटेजी, फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं अगर इन सब में कहीं कोई गड़बड़ है, फीडबैक पता चलता है। वही चीज़ अब मॉडल के रूप में आई है। वही चीज़ अब किस रूप में आ रही है? मॉडल के रूप में, ठीक है। अब मॉडल भी देखो क्या है। मॉडल यूँ कहता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप मोटा मोटा 3 टुकड़ों में बांट दो। पहला एनालिसिस, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है, पहला एनालिसिस, दूसरा स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के बाद इंप्लीमेंट करो, और तीसरा स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन जरूर करना। तीसरा स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद उसका क्या करना? इवैल्यूएशन जरूर करना। सबसे पहला क्या हो गया? एनालिसिस। एनालिसिस में 3 मोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी कि यहाँ पर वो सब आ जाएगा क्या, कि जो आप विजन बना रहे हो, मिशन बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, फॉर्मुलेशन तक यहाँ आ जाएगा। फॉर्मुलेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की कहानी, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका इवैल्यूएशन कि जो हमने स्ट्रैटेजी एनालाइज करके बनाई है उनमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है, और अगर गड़बड़ है तो फीडबैक देके वापस शुरू की स्टेज से चालू हो जाता है। तो मॉडल की बात करें तो मॉडल कितने पार्ट्स में बाइफर्केटेड है सर? 3 पार्ट्स में बाइफर्केटेड है, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस के अंदर बात करें अगर अपन, तो एनालिसिस के अंदर मोटा मोटा वापस 3 टुकड़े कर रखें, ठीक है, ऐसा समझो। पहला, सबसे पहले आपको क्या सेट करना है? विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू सेट इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब यही सब अपने को डिटेल में भी पढ़ना है। विजन मिशन सेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? एनालिसिस। किसका सर? 2 चीज़ एनालाइज कर लो, एक तो अंदर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस, और एक बाहरी एनालिसिस मतलब एनवायरमेंटल एनालिसिस। भाई जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये तो देखोगे ना वातावरण कैसा है, माइक्रो मैक्रो जैसे बोलते थे ना, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, वही है।
इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण कैसा है, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, एनवायरनमेंट कैसा है एक्सटर्नल वाला। इनको एनालाइज करने के बाद आपको जनरेट करनी है 2-4 स्ट्रैटेजीज, उन 2-4 स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करके और उनमें से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है वो चुननी है। ये आपका क्या है, एनालिसिस का स्टेज है। फिर इंप्लीमेंट करनी है और फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग करनी है। तो मॉडल में मोटी मोटी स्टेप कितनी हुई, 3, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। लेकिन जब हम नॉर्मल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो स्टेजेस होंगे वो कितनी होंगी, देखो 5 स्टेजेस अपने को पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहली स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज आपको क्या डेवलप करना है, एक विजन डेवलप करना है। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है मिशन का, गोल्स का, ऑब्जेक्टिव्स का। सर विजन क्या होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। सर मिशन क्या होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और सर गोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यही 3 चीज़ें पीछे जो छूटी है ना अभी अपनी, बस यही 3 चीज़ें छूटी हुई है। जो इसके टॉपिक के बाद जो अपने को पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि सर सबसे पहले हर संस्थान को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर स्ट्रैटेजिक जो बनाने वाला मैनेजर है, स्ट्रैटेजिक मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको सबसे पहला काम क्या करना है सर, विजन से डेवलप करना है। याद है विजन, मैंने पिछली बार बोला था आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सर विजन का मतलब क्या होता है, आपको अल्टीमेटली ज़िंदगी में क्या करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, आपका विजन है। उसके लिए मिशन आपका सीए बनना है, उसके लिए गोल आपका भी सीए इंटर क्लियर करना है। तो आपको विजन, मिशन और गोल सबसे पहले क्या करने हैं, डेवलप और सेट करना है। उनको सेट करने के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किसका सर, सर एक तो एक्सटर्नल चीज़ों का, वो हो गया एनवायरमेंटल एनालिसिस, और एक इंटरनल चीज़ों का, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं पता है बच्चों, इस स्टेज को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक फेज ऑफ एनालिसिस। डायग्नोस मतलब समझते हो, बीमारी डायग्नोस होती है, बीमारी पकड़ में आती है। ये डायग्नोस्टिक फेज इसलिए कि यहाँ पकड़ रहे हैं हम लोग, ये ढूंढ रहे हैं हम लोग कि हमारा आंतरिक वातावरण कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है एक्सटर्नल। वो डायग्नोस होगा तो पता चलेगा कि उनमें कहाँ गड़बड़ है, उनमें वो उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे कितना आ सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आ सकता है। आंतरिक एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा हमारे पास पैसे कितने अवेलेबल है, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारी मार्केटिंग की कैपेसिटी कितनी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी कितनी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये हमें इंटरनल से पता चलेगा। और फिर बाहर ही देखोगे टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हो रही है, इकोनॉमी के क्या हालात चल रहे हैं, सोशल हालात क्या चल रहे हैं, ये सब 11-12 में आपने पढ़ा ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब एनालाइज करोगे। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक फेज। इस फेज में हमें क्या करना है, इस फेज में हमें 2 एनालिसिस करना है। एनवायरमेंटल, तो एनवायरमेंटल में क्या लिखा हुआ है, आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, मतलब स्कैन करना है। स्कैन करना है मतलब नज़र मारना है किसको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, चाहे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, अदर फोर्सेस जो आपके फंक्शंस को इफेक्ट कर सकती है, आपको सबको एनालाइज करना है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस, मतलब सर हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फाइनेंस में कितने हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, R&D का हमारे पास रिसोर्स कितना है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी कितनी है, ये सब आंतरिक एनालिसिस हो गया। दिस इज ऑल्सो ईजी। तो आपने मिशन मतलब सबसे पहले विजन डेवलप किया और उसके आधार पर आपने एक स्टेटमेंट ऑफ मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद अब आपको क्या फॉर्मुलेट करनी है, स्ट्रैटेजी। तो आप 10-12, 5-6 जो भी आपको लगता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, उनको एनालाइज करो और उनमें से जो बेस्ट हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में भी 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला कदम, आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज निकालनी है, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपने सेकेंड स्टेप में क्या देखा, आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, आपने ये भी देखा कि बाहरी एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या देता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस होता है, ठीक है, ये आएगा आगे चैप्टर्स में। तो आपने स्वॉट कर लिया, ठीक है, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, O फॉर, W फॉर वीकनेस, ये दोनों होती है इंटरनल एनवायरनमेंट से। जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस अपन ने ऊपर किया था ना यहाँ पर, इससे तो होती है SW। और बाहरी एनवायरनमेंट को देख के पता चलता है कि मार्केट में अवसर कितने और मार्केट से खतरा कितना आ सकता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इससे पता चलता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, आपको स्वॉट करके, ये जब आपने एनालिसिस कर लिया ना पूरा ऊपर वाली स्टेज का, स्वॉट करने के बाद आपको वैकल्पिक स्ट्रैटेजीज बनानी है और फिर उन वैकल्पिक स्ट्रैटेजियों का एनालिसिस पूरा करना है और उनमें से फिर चूज़ करनी है जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको लगता है, उसको आपको अपनी स्ट्रैटेजी मान के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करनी है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी भी सिंपल। पहला कदम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, सर वैकल्पिक स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, किसको देख के,
ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के, और बाहर वाले जो एनवायरनमेंट है उसकी अवसर और खतरों को देख के, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख के, और फिर उन वैकल्पिक स्ट्रैटेजियों में इसका एनालिसिस करके, और फिर उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम स्ट्रैटेजी की तरह लागू करेंगे। दिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद अब इस स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है बच्चों? लागू करना। देखो, फॉर्मुलेट जो करना होता है ना, वो तो दिमाग का काम है, इंटेलेक्चुअल काम है। इंप्लीमेंट जब करते हैं स्ट्रैटेजी को डाउन द लाइन, तो वो ऑपरेशनल काम है, वहां ज्यादा दिमाग लगाना, वहां तो जो ऊपर वाले ने कहा है, ठीक है, उसको लागू करना। तो क्या लिखा है? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना एक ऑपरेशनल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, एक ऑपरेशनल काम है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि जब आप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना, उस समय इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप स्ट्रैटेजी को क्या कर रहे होगे? लागू कर रहे होगे। सर कौन से 8 पॉइंट है? वैसे तो मैंने अंडरलाइन करके दे रखे हैं कीवर्ड्स, अगर वो भी याद हो गए तो काफ़ी आपके लिए, ठीक है, ताकि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से उसको आंसर कर पाओगे। सर जब हम स्ट्रैटेजी लागू करते हैं ना बच्चों, अब इसको भी कहानी की तरह या लॉजिक की तरह समझना कि आप स्ट्रैटेजी जब लागू करते हो तो कौन कौन से बेसिक सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स आपको फॉलो करते हुए स्ट्रैटेजी को लागू करना है। सबसे पहला, स्ट्रैटेजी को लागू कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट आके थोड़ी लागू करने वाला है। टॉप मैनेजमेंट तो फॉर्मुलेट कर दी, इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा? बेसिकली मिडिल लेवल वालों का, मतलब जो हमारे बिजनेस लेवल वाले हैं, जो फंक्शनल वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ जिनके पास स्किल्स और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। जो स्किल्स हमें चाहिए, जो एक्सपर्टाइज हमें चाहिए, वो उस स्टाफ के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यू नीड द स्टाफ, ठीक है, विद द नीडेड स्किल्स, विद द नीडेड एक्सपर्टाइज। सेकेंड, जब आप स्ट्रैटेजी को लागू करते हो ना बच्चों, तो आपको बजट का भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपको खर्चा आप करना शुरू करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ दिमाग लगा रहता है, ठीक है, अब लागू करते समय बजट भी खर्च करना पड़ेगा। पैसों का रिसोर्स, बजट में सिर्फ पैसे नहीं, पैसे हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कितने लगाने हैं इस एरिया में जब स्ट्रैटेजी लागू करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी लगानी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड जो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है इम्प्लीमेंटेशन के समय, वो है आपको बजट डेवलप करना है, ताकि आप स्टीयर मतलब सही दिशा में रिसोर्सेज को यूज़ कर सको। जो एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस के लिए क्रिटिकल हैं, बहुत ज़रूरी हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए, उनमें ज़्यादा रिसोर्सेज। जो एक्टिविटीज़ बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, उनमें कम रिसोर्सेज। यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे स्ट्रैटेजी, तो बजट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से रिसोर्सेज को स्टेयर करूं, किस तरह से रिसोर्सेज को बांटूं अलग अलग दिशाओं में। उन दिशाओं में ऑब्वियसली ज़्यादा बांटना है जहाँ सक्सेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, उन दिशाओं में कम बांटना है जो सक्सेस के लिए कम ज़रूरी। थर्ड, आप जो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लागू कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, वो स्ट्रैटेजी मदद करनी चाहिए, ना कि रुकावट बननी चाहिए। तो इसके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आपके बहुत सही होने चाहिए। अब मान लो स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई, मान लो उन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अंदर घुसे, तो पता चला हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसियां और प्रोसीजर है वो तो सब आलस से भरी हुई है, वो बेकार है, वो सूट ही नहीं कर रही हमारी स्ट्रैटेजी को। अब मान लो जैसे आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, मेरे को सर दोनों ग्रुप देने हैं और मेरे को 500 नंबर लाने, आपने स्ट्रैटेजी ये बनाई, पर जब देखा पढ़ के, या आपका माहौल जो है घर का, जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, वो वैसा नहीं है जो आपको मदद करेगा इस उद्देश्य को अचीव करने में। वहाँ सब लोग बोलते हैं आपको जाओ ये काम करो, वो काम करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो पॉलिसीज और प्रोसीजर उल्टा रुकावट डाल रही है मेरे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। सो ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिसीज और ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मदद करने चाहिए स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में, ना कि वो इम्पीड करें, ना कि वो रुकावट बन जाए। फैसिलिटेट करना मतलब मदद करना, इम्पीड करना मतलब रुकावट ना बन जाए स्ट्रैटेजी को लागू करने में, ठीक है। फोर्थ, जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को लागू करो, बेहतरीन तौर तरीकों का इस्तेमाल करो। उसको बोलते हैं बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी बेस्ट तरीके हैं। हमेशा बहुत तरीके होते हैं किसी काम को करने के,
लेकिन जो बेस्ट नोन तरीके हैं उनको आपको यूज़ करना चाहिए अपनी कोर मतलब मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और लगातार पुश करते रहना चाहिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट होगी, उसमें भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो आपको हमेशा पुश करते रहना है उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से लागू हो सके। तो अभी तक कितने पॉइंट पढ़े बच्चों? आधे पॉइंट पढ़ लिए। 8 पॉइंट है, उसमें से 6-7 भी याद हो गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छे लगेंगे वो 6-7 आप याद कर सकते हो। अभी तो अपन एक बार ऑटो पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? सर स्टाफ चाहिए विथ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। बजट हमें डेवलप करना है ताकि हम सही रिसोर्स सही दिशा में लगा सकें। तीसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर भी ऐसी होनी चाहिए जो मदद करे रादर देन रुकावट बने स्ट्रैटेजी को लागू करने में। चौथा, सर हमें बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है। काय के लिए? खासकर कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए तो बेहतरीन तरीके इस्तेमाल करने हैं, और उनमें भी लगातार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमें करना है। फिर अगला, स्ट्रैटेजी को लागू करते समय आपको अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा इंस्टॉल करना है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम हो गया, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सिस्टम हो गया, वो भी अगर अच्छा रखोगे ना, तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल हैं, वो बेटर तरीके से अपना काम क्या कर पाएंगे, कैरी आउट कर पाएंगे, डे इन एंड डे आउट। मतलब सुबह हो कि रात हो, अच्छे से वो अपना काम पूरा कर पाएंगे अगर आपके यहाँ पर अच्छा खासा इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर रखा है। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ को भी मदद मिलेगी, वो अपने रोल्स अच्छे से अदा कर पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए एक और प्रिंसिपल एस्पेक्ट जो ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनी हो, अगर लोग ही लागू करने वाले मोटिवेटेड नहीं होंगे, वो उनमें जोश नहीं होगा उद्देश्यों को पाने का, तो ये स्ट्रैटेजी लागू करके भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो हमें मोटिवेट करना है लोगों को कि भैया सबको टारगेट ऑब्जेक्टिव जो है एनर्जी के साथ पूरा करना। अगला, हमें मोटिवेट करने के लिए उनको एक रास्ता दे सकते हैं अपन, हम रिवॉर्ड और इंसेंटिव टाई कर दें मतलब जोड़ दें, किसके साथ? डायरेक्टली टू द अचीवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड गुड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। मतलब हम ये सीधे इनाम घोषित कर दें कि जो लोग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पाने की तरफ अच्छे से आगे बढ़ेंगे, जो उन उद्देश्यों को पा लेंगे, हम उनको इनाम देंगे। तो जब आपने अच्छा काम करने वालों के साथ इनाम को जोड़ दिया, तो जो अच्छा काम करने वाला, जो बेकार काम करने वाला है, वो भी इनाम के लालच में हो सकता है मोटिवेट हो जाए और अच्छा काम कर दे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, कि कंपनी का जो कल्चर है, कल्चर समझते हो ना, हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वातावरण होता है। कंपनी का जो वर्किंग क्लाइमेट है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। कंड्यूसिव का मतलब होता है उचित होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, क्या करने के लिए? इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत जगह बहुत अलग अलग प्रकार के माहौल होते हैं। माहौल की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे मान लो बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन है, माहौल ही आलसी लोगों का है, लेजीनेस का माहौल है, तो वहाँ पर माहौल ही ऐसा है कि वहाँ ये स्ट्रैटेजी वैसे भी अच्छे से लागू नहीं हो। तो जो बॉस है, जो मैनेजर है, जिसने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको एक माहौल, कल्चर ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है, उसको एक क्लाइमेट ऐसा क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में जो सूटेबल हो, जो कंड्यूसिव हो, जो मदद करे किसको, स्ट्रैटेजी को लागू करना। ये 8 पॉइंट्स हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये दूसरा प्यारा क्वेश्चन हमारा, एक तो हो ही गया था कौन सा, कि स्ट्रैटेजी जब आप डिसीजन मेकिंग लोगे तो उसके डायमेंशन, बड़े क्वेश्चंस में से, छोटे में से तो सब जगह से आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस में से। दूसरा, कौन कौन से प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं? तो सर 8 प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, स्टाफिंग करनी है हमें, ताकि हम हमारे स्टाफ हमारे पास होगा स्किल वाला, एक्सपर्टाइज वाला, तो हम आराम से नीतियों को लागू कर पाएंगे। सेकंड, बजट हमें डेवलप करना है ताकि हम हमारे एम्पल रिसोर्सेज को स्टेयर कर सकें सही दिशा में। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसी लगानी है जो मदद करे रादर देन रुकावट बने। बेस्ट नोन तरीकों का इस्तेमाल करना है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दोगे अच्छा, तो आपके एम्प्लॉयज़ को मदद मिलेगी बेटर तरीके से काम करने की। मोटिवेट करो उनको। मोटिवेट कैसे करें? सर रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स जो उनको आप दे रहे हो वो टाई कर दो किससे? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से। और माहौल भी ऐसा बनाओ, कल्चर भी ऐसा बनाओ, क्लाइमेट भी ऐसा बनाओ कि वो लोग सक्सेसफुली स्ट्रैटेजी को लागू कर सकें। मतलब इन शॉर्ट जो ये मैंने सारा आपको बताया, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आपको फिटिंग बहुत रखनी पड़ेगी। फिटिंग रखनी पड़ेगी। फिटिंग किसके किसके बीच में? नंबर 1, स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है उसके बीच में। हर कुछ स्ट्रैटेजी मत बनाना, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता के अनुसार बनाओगे ना तो स्ट्रैटेजी भी पूरी होगी, नहीं तो हवा में जाएगी स्ट्रैटेजी। सेकेंड, स्ट्रैटेजी और रिवॉर्ड के स्ट्रक्चर में, इनाम और स्ट्रैटेजी में।
थर्ड, स्ट्रैटेजी और आपका आंतरिक सिस्टम जो है, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उनमें कवरेज, उनमें लिंकिंग, उनमें फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ, स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उसमें फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। इधर आपका ऑब्जेक्टिव जो है आप 500 नंबर लाओगे और इधर आप आलस से भरा हुआ आपका माहौल है, नहीं हो सकता। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी सेट करो, ठीक है, फाइन। तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी अगर लागू करना है तो फिटिंग भी स्ट्रॉन्ग चाहिए स्ट्रैटेजी में और वहाँ की क्षमता में, स्ट्रैटेजी में वहाँ के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में, स्ट्रैटेजी में वहाँ के इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्ट्रैटेजी में और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। क्लियर हो गया? आगे अब लास्ट पॉइंट क्या आता है इसका? लास्ट पॉइंट आता है कि सर जो भी आपने ऊपर चारों चीज़ें कर ली, क्या करी मैंने चारों चीज़ें ऊपर बताओ। सर मैंने विजन डेवलप किया, मैंने मिशन डेवलप किया, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ये पहला स्टेज था। फिर ये तो पहला स्टेज था। देख सेकंड स्टेज, सर मैंने एनालिसिस किया, ऑर्गेनाइजेशन का भी एनालिसिस किया और एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस किया। उस एनालिसिस को करके थर्ड स्टेज में मैंने स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स फॉर्मुलेट किए, उनको एनालाइज करके और उनमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी जो वो चुन ली, तो फॉर्मुलेशन वहाँ हो गया। अब उसको लागू करने की बारी आई थी तो हमने लागू किया उसको। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद आखिरी स्टेज ये कहती है इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट किसको करूँ? कि अब जब ये स्ट्रैटेजी लग चुकी है तो अब इवैल्यूएट करो कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। असेस करो कि जो जो मार्केट में नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, अब बाहरी एनवायरनमेंट में बदलाव तो निरंतर है, वो बाद में भी हो सकते हैं, तो बाद में अगर जो जो डेवलपमेंट्स हुए उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्टिव एडजस्टमेंट करना है। अब जैसे मान लो आपने इवैल्यूएट किया कि कंपनी यार उस दिशा में नहीं जा रही जिस दिशा में जाना चाहिए, इसका मतलब या तो फॉर्मुलेशन में गलती है, या विजन थोड़ा गलत सेट हो गया है, या फिर इंप्लीमेंट करना गलत हो गया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई हो, नया कोई वातावरण चेंज आ गया, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्टिव एडजस्टमेंट करना है। मतलब ये जो 5वीं स्टेज है ना, ये ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट मतलब यहाँ से गन का ट्रिगर क्लिक होगा कि भैया नया करो। आप गन का ट्रिगर कब क्लिक होता है? जब एक सर से पानी ऊपर निकल जाता है तब गन का ट्रिगर क्लिक होता है ना। गन तो सबके पास है ना, पर शूट वही करता है जब लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो शूटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है कि अब मुझे शूट करना ही है, अब मुझे पुरानी में चेंजेस लाने ही है। तो ये जो 5th स्टेज है ना, एक ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या चलने दे पुरानी वाली या उसमें चेंज करें, उस विजन में, उस मिशन में, उस ऑब्जेक्टिव में, उस स्ट्रैटेजी में, उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के तरीकों में क्या कोई बदलाव करना है या चलने दे जो पुराना चल रहा है। ये है हमारा 5वां स्टेप। किसका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है पूरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है पूरा, ये प्रोसेस आपके सामने ये रहा। वापस देख लो, मिशन, विजन और गोल बाकी है अपना बस इस चैप्टर में, ठीक है, पर वो भी बहुत सारा है कंटेंट उसका, देखेंगे उसको भी, पर यह समझ में आया। वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक विजन डेवलप करना है और उस विजन के आधार पे आपको एक स्टेटमेंट ऑफ मिशन और स्टेटमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने। सेकंड, आपको एनालिसिस करना है एनवायरनमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। एनवायरनमेंट का एनालिसिस जब आप करोगे इसका मतलब बाहरी एनवायरनमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन का करोगे तो अंदर का एनवायरनमेंट। सॉर्ट करना है एक तरह से, बाहरी को देख के देख लोगे कि अवसर और खतरे क्या क्या हैं, अंदर वाले को देख के लगोगे कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या है। उसके हिसाब से आपको सॉर्ट करने के बाद आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बनानी है, उनका एनालिसिस करके उनका फाइनल उनमें से जो आपको एक स्ट्रैटेजी चुननी है, 2 स्ट्रैटेजी चुननी है, वो चुननी है। इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशनल काम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना कि जब हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं ना, वैसे तो आगे चैप्टर में आएगा 6 में, फॉर्मुलेशन एक इंटेलेक्चुअल काम है, बनाने जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो दिमाग लगाना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन करते समय ऑपरेटिंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं वहाँ पर आपको, ठीक है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन आया कि सर स्ट्रैटेजी जब एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें किन किन प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो स्टाफिंग हमारे पास पूरी होनी चाहिए, बजट हमें डेवलप करना है, पॉलिसी और प्रोसीजर सपोर्टिंग होने चाहिए, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, सिस्टम इंस्टॉल्स करवाने हैं, मोटिवेट करना है, टाई करना है रिवॉर्ड और इंसेंटिव को अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से, और कल्चर क्रिएट करना है, क्लाइमेट ऐसा क्रिएट करना है कि वो कंड्यूसिव हो, सूटेबल हो स्ट्रैटेजी को अच्छे से लागू करने के लिए। इज इट क्लियर दोस्तों? क्लियर है? चलो, और फिर अगली स्टेज एंड आखिरी स्टेज, स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन कर लो, असेसमेंट कर लो और उसके अनुसार
चेंजेस करने की ज़रूरत है तो चेंजेस कर लो। मतलब ये एक ट्रिगर पॉइंट है जहाँ आपको डिसीजन लेना है, क्या कंटिन्यू करना दें या बदलाव करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल। अब हम अगर पीछे आए तो अब हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो मॉडल के अपन ने स्टेप्स पढ़े थे, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, ये सेट करना है। तो एक तो ये टॉपिक अब अपने को पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसमें विजन अलग पढ़ेंगे, मिशन अलग पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव अलग पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने जो रहने दिया था अभी, जब मैं आपको बता रहा था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मीनिंग तो हमको यहाँ समझ में आ गया था, ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होती है सर, ये तो समझ गया था ना। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होती है सर? सर जिस पर्पस के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्राइव कर रही है, जिस उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर कर रही है, वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट कहलाएगा। या भाई कंपनी का इंटेंट कैसे शो हो सकता है सर? जब वो रिलेंटलेसली, मतलब बिना थके बिना रुके परस्यू कर रही है ऑब्जेक्टिव और अपने सारे रिसोर्सेज और सारे एक्शन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे लगा रही है। ये अपने पढ़ लिया था। अब एमसीक्यू में भी काम का है और अदरवाइज भी काम का क्वेश्चन है। इंटेंट जो होता है ना, इंटेंट वो किससे दिखता है? तो उसके एलिमेंट्स आपको पूछ रहा है। तो मैंने इसलिए रहने दिया था क्योंकि वर्ड आ रहे थे मिशन, विजन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यही अपने को नीचे भी पढ़ना है और यही अपने को पीछे वाले टॉपिक से भी लेने देने थे। तो ये तीन चीज़ें तो आपको इंटेंशन, देखो हर कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, उसका गोल क्या है, वो तो दिखाएगा ही ना, उसका इंटेंट क्या है। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, उस कंपनी का, उस बिजनेस की डेफिनेशन और उसके बिजनेस का मॉडल भी आपको दिखाएगा कि इस कंपनी का इरादा क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो बिजनेस उसने अंडरटेक कर रखा है वो किसका है, वो कैसा है, मतलब वहाँ पर कस्टमर्स की नीड क्या है, वहाँ पर टारगेट मार्केट्स कौन से हैं, वहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो बिजनेस कैसा है उससे भी नजर आएगा। अच्छा ये इस बिजनेस में जा रहा है, ये इस बिजनेस को अंडरटेक कर रहा है, इसका इरादा ये है। और मॉडल मतलब नाम से भी क्लियर है कि पैसा कहाँ से लाएगा इस बिजनेस में। जो अपन रफ मॉडल नहीं बनाते हैं, मतलब कभी भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का पहले मॉडल बनता है कि ये खर्चा ये होंगे, ये इनकम के सोर्सेज होंगे, ये कस्टमर बेस का होगा हमारा, ये फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, मतलब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स इतने होंगे, इतने खर्चे होंगे। तो बिजनेस मॉडल एज द नेम इम्प्लाइज इज अ स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस चालू होता है ना, उसका मॉडल बनता है पहले, जिसमें साफ साफ क्लियर होता है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी इनकम अर्न करने के लिए, सोर्सेज क्या क्या होंगे इनकम अर्न करने के लिए, कस्टमर बेस्ड डिजायर्ड बेस क्या होगा, फाइनेंशियल डिटेल्स उनकी, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू से कि इंटेंट कैसे दिखेगा सर, वो 5 ये जो चीज़ें दिखा रखी ना एलिमेंट्स, उनसे दिखेगा। विजन, मिशन और गोल ऑब्जेक्टिव 3 तो है ही हैं जो अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस का मॉडल कैसा है, ये भी 2 और चीज़ें हैं जो आपको मदद कर रही हैं डिसाइड करने में कि इंटेंट कैसा होगा एंटिटी का। तो एलिमेंट्स 5 याद रखने हैं आप लोग को। ये 3 तो अपन पढ़ेंगे अभी डिटेल में और ये 2 अपन ने पढ़ लिए। बिजनेस की डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो ले रहा है एंटिटी चालू कर रही है उसका एक्सप्लेनेशन, कि उसमें कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, उनकी क्या नीड्स होगी, टारगेट मार्केट्स क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, वो सारी आ गई। दूसरा बिजनेस मॉडल एज द नेम सजेस्ट कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, डिजायर्ड कस्टमर बेस, फाइनेंशियल डिटेल्स एटसेट्रा। इज इट क्लियर टू ऑल? कंफर्टेबल? तो अब जो अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, वो है एक विजन, एक मिशन और एक ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर टू ऑल? वन इज विजन। विजन मीन्स व्हाट? जिस अल्टीमेट गोल को आपको अचीव करना है, मतलब जो दूरदृष्टि आपकी है, दैट इज नोन एज विजन। मिशन मतलब बच्चों जो उस दूरदृष्टि को पाने के लिए जो छोटा मिशन है, और उस मिशन को भी पाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ही दिया। आपका विजन हो सकता है अच्छा इंसान बनना, मिशन उसके लिए है आपका, एक बार तो मिशन आपने क्या सेट कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव, अभी का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है आपका, आपको सी इंटर क्लियर करना। इज इट क्लियर टू ऑल? कंफर्टेबल टू ऑल? समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द फंडा, कि जब भी हम विजन की बात करते हैं, जब भी हम मिशन की बात करते हैं और जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर अपने को क्या क्या देखना है। अब विजन में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं,
विजन का मीनिंग अपन पढ़ेंगे, मतलब व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। सर विजन का मीनिंग अपन पढ़ेंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ विजन, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये विजन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये विजन का एग्जाम्पल है, और ये एसेंशियल्स ऑफ अ विजन, मतलब आपके विजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें अपने को अभी पढ़नी। तो फर्स्ट चीज़ से शुरू कर रहा हूँ मैं, वो है विजन की डेफिनेशन, और बहुत ध्यान से सुनेंगे, और इसको चाहो तो आप चार्ट में भी बना सकते हो, तो आप चाहो तो चार्ट भी डेवलप कर सकते हो उसका। सर विजन क्या है? विजन एक रोड मैप है। रोड मैप मतलब सर एक पाथ है, एक रास्ता है जो आपको कंपनी को फ्यूचर पे लेके जाएगा। वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बहुत पहले भी दिया करा था, पिछले चैप्टर में भी दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। क्या एग्जाम्पल था सर? एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था एक बंदा है ना, और वो बंदा रास्ते पे जा रहा है, ये यहाँ पर इस पाथवे पे जा रहा है, और यहाँ अल्टीमेट एक सूरज उग रहा होता था जो उसकी मंजिल होती थी। यही पाथ, ये विजन है आपका, ये जो रास्ता है ना जिस रास्ते पे ये जा रहा है, दिस इज द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये रोड मैप है, ये पगडंडी है कि इस रास्ते पे आपको जाना, ये आपका फ्यूचर है। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज विजन। ये रास्ता क्या क्या बताएगा आपको, वो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या बताएगा। सो पहली लाइन याद होगी सर, ये रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का, जो हमें स्पेसिफिक्स देगा, जो हमें बताएगा पहली चीज़ कि ये टेक्नोलॉजी और इन कस्टमर्स पे आपको फोकस करना। दूसरी चीज़, इस जोग्राफिकल और इस प्रोडक्ट के मार्केट में आपको आगे बढ़ना। तीसरी चीज़, ये क्षमताएं हैं आपकी जो आपको डेवलप करनी है। और चौथी चीज़, इस प्रकार की कंपनी मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है बनाने की, वो विजन में नज़र आता है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप चाहो तो किससे भी देख सकते हो, इसको आप चार्ट में भी बना सकते हो। कैसे सर? बहुत सिंपल है, ऐसे देखो कैसे बना सकते हैं सर। स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है? तो बच्चों स्ट्रैटेजिक विजन के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक विजन क्या है सर? ये एक रोड मैप है। समझना चीज़ों को, बहुत आसान है, आपको भी बनाना, मैं तो शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। ये सर ये रोड मैप है, ये क्या है? रोड मैप है किसका? ऑफ कंपनीज फ्यूचर। कंपनी के फ्यूचर का क्या है? रोड मैप है। और जो हमें प्रोवाइड कर रहा है स्पेसिफिक्स अबाउट, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट 4 थिंग्स। नंबर 1, टेक्नोलॉजी और कस्टमर फोकस आपको क्या रखना है, ठीक है, वो आप डिसाइड करो। सेकेंड, कौन से जोग्राफिकल और कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आपको परस्यू करना है, वो आप डिसाइड करो। कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी कैपेबिलिटी हैं जो आपको क्या करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है, तो वो आप डिसाइड करो। एंड देन मैनेजमेंट किस प्रकार की कंपनी को क्रिएट करने की सोच रहा है, ठीक है, व्हाट कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है, वो इससे नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप चाहो तो इसका चार्ट भी बना सकते हो। तो मैंने बहुत रफली और छोटा सा बनाया है, बट यू कैन मेक इट इन अ बिगर वे ऑल्सो, ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन। आप इसको अच्छे से और ढंग से भी बना सकते हो। ओके, तो वापस बोलूं सर, क्या है विजन? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक विजन? बच्चों ये रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं इसको फिर हटाता हूँ। ये रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का, जो स्पेसिफिक्स बताता है। मतलब विजन अगर क्लियर होगा तो हमें पता होगा, अच्छा ये टेक्नोलॉजी और इन कस्टमर्स पे हमें फोकस करना है। विजन हमारा अगर क्लियर हो तो हमें पता होगा इस ज्योग्राफिकल मार्केट में, इस प्रोडक्ट मार्केट में हमें आगे बढ़ना है। विजन हमारा क्लियर है तो हमें पता होगा कि हमें ये क्षमताएं हैं जो डेवलप करनी है, ठीक है। और विजन हमारा क्लियर होगा तो हमें पता है कि मैनेजमेंट इस प्रकार की कंपनी कोशिश कर रहा है बनाने की, ठीक है, इस तरह की कंपनी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुनो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल वही देता हूँ जो बुक में भी है। ये दिख रहा है टाटा मोटर्स का विजन। अब टाटा मोटर्स का जब आप गूगल पे भी विजन टाइप करोगे ना, तो टाटा मोटर्स का विजन आपको ये दिखेगा। इतना सा विजन उनका, क्या कि उनको एक वर्ल्ड क्लास कॉरपोरेट बनना है, उनको एक विख्यात कॉरपोरेट संस्थान बनना है जो कि कॉन्स्टेंटली लगातार अपने सारे स्टेक होल्डर्स के हितों को बढ़ाती रहे, फर्दर करती रहे।
मतलब उनका विजन क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है पता है, कि हमें एक वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट संस्था बनना है और हमारे सारे जो हमसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक जो हैं हमारे साथ, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो चाहे कोई भी हो, उनके हितों को और बढ़ाना, ये उनका विजन है। और वो विजन अगर उनका क्लियर है ना, तो अब उन्हें पता है उन्होंने किस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, किन कस्टमर्स पे फोकस करना है, उनका जोग्राफिकल मार्केट क्या रखना है। दैट इज नोन एज विजन। क्लियर टू ऑल। अब इस विजन के 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट्स, इसमें 4 क्वेश्चन है, मीनिंग, एलिमेंट्स, एग्जाम्पल और एसेंशियल्स। एलिमेंट बहुत ईजी है। जब भी आपको विजन बनाना होता है ना, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांकना है, अंतरात्मा में, कि हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम कौन हैं और हमारी वजूद क्या है आज की तारीख पे। मतलब सबसे पहले विजन का एलिमेंट ये कहता है कि आपको एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है और उस मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपको डिफाइन करना है व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन एंड, मतलब अभी हम कहाँ हैं, मतलब अभी हमारा, मतलब अभी ऐसा सोच लो कि अभी हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, अभी हमारे पास कौन से कस्टमर्स हैं, अभी हमारा जोग्राफिकल मार्केट कौन सा है, अभी हमारी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, अभी मैनेजमेंट किस टाइप की कंपनी चला रहा है, ताकि वो उसमें कहीं कमियां हो तो विजन से हम क्लियर कर सकें हमको किस टाइप की बनानी है। अभी हो सकता है अच्छी नहीं चल रही हो, सो वो ही हो गया मिशन स्टेटमेंट। मतलब ब्रॉडली डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन की करंट क्षमता, करंट कस्टमर फोकस, करंट एक्टिविटीज़, करंट बिजनेस का मेकअप, मतलब अभी चेहरा कैसा है आपका, मेकअप कैसा है बिजनेस का, वो पहला स्टेप होता है विजन का। विजन का पहला कदम क्या है कि आपको पहले एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें आपको ये बताना है कि अभी बिजनेस कहाँ है, मतलब हु वी आर। और सवाल क्या है, हु वी आर, वेयर वी आर नाउ। अरे जिन लोगों को पता ही नहीं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अपना विजन कैसे सेट करेंगे। आपको मालूम ही नहीं आप अभी कौन हो, आपने अपनी अंतरात्मा में झांका ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं, तो आप कैसे सेट करोगे अच्छा मेरे को ये बनना है। आप पहले अपने आप को झांको, कौन हो तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, अभी तुम्हारे पास क्या है। वो अगर आ गया ना, तो उसके बेसिस पे, उस मिशन स्टेटमेंट को बेसिस लेके आप लॉन्ग टर्म अपना चॉइस सेट कर सकते हो। वेयर वी आर गोइंग वो आप सेट कर सकते हो कि हमें ये रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड एलिमेंट, मिशन स्टेटमेंट जो आपने ऊपर बनाया उसको आधार लेके और आप लॉन्ग टर्म चॉइस करोगे, दैट वेयर वी आर गोइंग। और जब आपने विजन क्लियर बना दिया, आपका बन गया विजन, अब इस विजन को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करो। कैसे शेयर करोगे, कम्युनिकेट द विजन इन अ वेरी क्लियर एंड एक्साइटिंग टर्म्स, मतलब बिल्कुल जोश के साथ आओ कि सारे एम्प्लॉयज को बोलो कि अपना विजन ये है। आप जोश से बोलोगे, क्लियरली बोलोगे, एक्साइटमेंट के साथ बोलोगे, तो उनका भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट भी आएगा। आप ये आलसी होकर बोलोगे, ऐसे बोलोगे ओ हमारा विजन ये है, सबको फॉलो करना है, वो बोलेंगे इसको ही इच्छा नहीं हो उस विजन को पूरे करने की, आलस से तो भरा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगी। सो तीसरा समझ में आया, तीनों स्टेप्स सिंपल, ये 3 एलिमेंट्स हैं विजन के। पहला, हमें मिशन स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें डिफाइन करना है कि बिजनेस अभी प्रेजेंटली किस में है, मतलब 2 सवालों के जवाब आपको क्लियर करने हैं, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। मिशन स्टेटमेंट अगर क्लियर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को बेस मिल जाएगा लॉन्ग टर्म चॉइस अपनाने का, दैट वेयर वी आर गोइंग। एंड देन ये विजन आप कम्युनिकेट कर लो बिल्कुल क्लियर और एक्साइटिंग टर्म्स में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट इस पे आ सके। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। आखिरी पॉइंट, आखिरी क्वेश्चन, विजन का चौथा क्वेश्चन है, एक विजन जब आप बनाओगे ना तो उसमें आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए, तत्व क्या होने चाहिए, एसेंशियल्स पूछ रहा है, एसेंशियल्स ऑफ अ विजन। तो बच्चों विजन किसी का कॉपी करके मत बनाना, पहला चीज़ वो क्रिएटिव होना चाहिए, अपने दिमाग लगा के बनाना। उसके लिए एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है, ये एक आम आदमी का काम नहीं है, नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो विजन बनाना आम आदमी को मत दे देना, किसी को, किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को मत देना, ये एक इंटेलेक्चुअल दिमाग का काम है, एंटरप्रेन्योर का काम है ये। फिर विजन ऐसा बनाना जो एंथुसियाज्म, मतलब जोश क्रिएट करे लोगों में कि हाँ यार ये अचीव करना है। और विजन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली और क्रिस्पली इल्यूमिनेट करे मतलब बताए कि ये डायरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहती है, मतलब दिशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। विजन स्टेटमेंट से दिशा, विजन स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग है, दिशा ही क्लियर नहीं, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ पता ही नहीं चल रहा, विजन में कंफ्यूजन है, तो ऐसा विजन कोई मतलब का नहीं।
तो हमारा विजन कैसा हो, ऐसा हो कैसा, एक तो क्रिएटिविटी के साथ बने, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो पहला पॉइंट, थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। दूसरा, ये काम किसका है, ये काम है सर एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का। तीसरा, विजन ऐसा होना चाहिए जो एंथुसियाज्म क्रिएट करे लोगों में। और तीसरा, विजन जो है वो बिल्कुल क्लियरली और क्रिस्पली इल्यूमिनेट मतलब लाइट डाले, रोशनी डाले कि ये दिशा है, ये डायरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। ठीक है, समझ आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग मिशन पे आते हैं। मिशन क्या होता है बच्चों? मिशन का मतलब होता है जो विजन हमने बनाया था ना, विजन का मीनिंग क्या पढ़ा था अपन ने सर, ये एक रोड मैप है, ठीक है। विजन का मतलब क्या पड़ता था, ये रोड मैप है जो हमें बताता है कि हमें किन टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें कौन से जोग्राफिकल मार्केट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमारा बेसिकली कौन सी क्षमताएं हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट किस टाइप की कंपनी क्रिएट करने की सोच रहा है, ये सब चीज़ें विजन के अंदर आती थी। और उस विजन को पूरा करने के लिए आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, मिशन। और फिर मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे अपन, मिशन को पूरा करने के लिए बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सो अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो है मिशन की। तो मिशन की डेफिनेशन अगर अपन शुरू करें तो मिशन क्या है सर? मिशन एक तरह से एक एक्सप्रेशन है किसका, कंपनी की ग्रोथ एम्बिशन का। कंपनी ग्रो करना चाहती है, कंपनी ग्रोथ चाहती है, उसका महत्वाकांक्षा, उसका एम्बिशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि उसको ग्रो करना है। तो मिशन जो है एक तरह से उसका एक्सप्रेशन मतलब उस मिशन को आप अपने मतलब उस ग्रोथ एम्बिशन को आप किन शब्दों में बताओगे, आप मिशन स्टेटमेंट बना के, आप मिशन डेवलप करके उस ग्रोथ एम्बिशन को उन शब्दों में एक्सप्रेस करोगे। मिशन को एक और बोलते हैं हम लोग, मिशन एक और किसका एक्सप्रेशन है, विजन का एक्सप्रेशन है सर। तो जो विजन हमने डेवलप किया है उसको किन शब्दों में एक्सप्रेस करोगे आप, ठीक है। तो शब्दों में जब एक्सप्रेस करोगे, उसको वास्तविकता में जब एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो मिशन के थ्रू करोगे। फाइन, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज विजन, व्हाट इज मिशन, ये इस पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी राइट नाउ, ठीक है। कि मिशन क्या होता है, मिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिशन के अंदर फंडे क्या क्या लगते हैं। तो मिशन का मतलब क्या है, मिशन का मतलब है जब भी आप लोग क्या करने वाले हो, तो मिशन को अगर आप चार्ट में भी डेवलप करो, ठीक है, मिशन की डेफिनेशन को, तो मिशन की डेफिनेशन कैसे बन सकती है सर? मिशन एक एक्सप्रेशन है। मिशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है सर? दो चीज़ों का। एक तो जो कंपनी ग्रो करना चाहती है उसका जो एम्बिशन है, उसका जो उद्देश्य है, उसका एक तो एक्सप्रेशन है। और दूसरा किसका एक्सप्रेशन है सर? ये विजन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कि कंपनी जो है क्या करना चाहती है, अपना विजन पूरा करना चाहती है। तो विजन जिस ज़रिए से पूरा करेगी उस ज़रिए को हम लोग बोलेंगे क्या? मिशन, ठीक है। सो मिशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन ऑफ फर्म, मिशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ विजन ऑफ द कंपनी और विजन ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब सवाल ये आता है सर, अच्छा इसमें मैंने कल आप लोग को विजन में किस कंपनी का एग्जाम्पल बताया था? टाटा मोटर्स का बताया था ना। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल क्या था? टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ये था कि सर उसको क्या बनना है? वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट बनना है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट बनना है और अपने सारे हितधारकों का इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बढ़ाना है, यही उसका ऑब्जेक्टिव था, सॉरी यही उसका विजन था। अब उसी का मैं पहले ना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसका? टाटा मोटर्स का ही, ताकि आपको और क्लियर होगा। अब टाटा मोटर्स का विजन तो अपन ने पढ़ लिया था, टाटा मोटर्स का मिशन क्या है? अब मिशन बच्चों क्या होगा? अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जैसे शेयर होल्डर्स के लिए उनका मिशन अलग होगा, एम्प्लॉयज़ के लिए उनका मिशन अलग होगा। विजन हमेशा कॉमन होता है, विजन हमेशा कॉमन था। और टाटा मोटर्स का विजन क्या था कि सर हमें वर्ल्ड क्लास क्या बनना है? कॉर्पोरेट बनना है, हमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो फर्दर करना है, बढ़ाना है। मिशन अलग अलग है, उसमें से मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए मिशन के। टाटा मोटर्स का मिशन शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? शेयर होल्डर्स के लिए टाटा मोटर्स का विजन ये है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। और वैल्यू कब जनरेट होती है? जब रिटर्न जो होगा वो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि रिटर्न जब वो एंटिटी अर्न कर रही है, जो पैसा वो अर्न कर रही है, उससे ऊपर उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कॉस्टिंग कम हो और रिटर्न ज़्यादा होगा तो अपने आप शेयर होल्डर्स को वैल्यू मिलेगी। जो कॉस्ट लग रही है पैसा उठाने की और उससे जो कमा रही है एंटिटी, ऑटोमेटिकली अगर वो ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तो उनका मिशन ये है कि हम शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें।
दूसरा, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या मिशन है उनका? एम्प्लॉयज़ के लिए मिशन ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली चले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन आए, एक्सीलेंस आए, और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं टाटा ग्रुप की जो कोर वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए काम करें, ताकि स्मूथली काम हो, इनोवेशन प्रमोट हो, एक्सीलेंस के साथ काम हो, ये हम एम्प्लॉयज़ के लिए चाहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़। के अलावा भी और भी मिशन स्टेटमेंट्स होंगे अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है, पर ये 2 के एग्जाम्पल मेरे सामने थे। ईजी? तो अभी समझ में आता है कि हाँ सर, विजन होता है, एक ब्रॉड विजन होता है, और उस विजन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेशन उसका जो है वो मिशन है, ठीक है, उस ग्रोथ एम्बिशन का जो एक्सप्रेशन है वो मिशन है। अब आ जाओ वापस ऊपर। 2 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों बनाना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी आप मिशन स्टेटमेंट बनाओ तो किन पॉइंट्स को, किन टिप्स को ध्यान में रखते हुए मिशन स्टेटमेंट बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों मिशन होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन क्यों होना चाहिए। बच्चों, अगर मिशन नहीं होगा ना, मतलब मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, ये पूछ रहा है मिशन क्यों होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मिशन नहीं होगा तो दिक्कतें क्या आ सकती है, इसलिए मिशन होना ज़रूरी है, मिशन बनाना ज़रूरी है, मिशन होना ज़रूरी है। आपने मिशन के वर्ड्स भी सुने होंगे, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन इस्तांबुल, ठीक है, मिशन कश्मीर, बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी है। सो मिशन वर्ड का फोकस इज बिल्कुल सटीक, पता रखोगे किधर तुमको क्या करना है। अगर मिशन नहीं होगा तो हमारे एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि किस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है, यूनिटी नहीं होगी, यूनानिमिटी नहीं होगी कि वो किस तरफ जाएं। तो कोई इस तरफ जा रहा है, 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 जनरल टोन ही पता नहीं किसको किधर, किसको किससे राग मिलानी है। कोई ऐसे गा रहा है, कोई वैसे गा रहा है, कोई ऐसे सुना रहा है, कोई वैसे सुना रहा है। एक राग में कोई गा ही नहीं रहा है, एक माहौल में कोई चल ही नहीं रहा है, एक तरीके से कोई काम ही नहीं करेगा। सो इसीलिए मिशन होना क्यों ज़रूरी है बच्चों, ताकि सबसे पहला पॉइंट, ताकि क्या आ सके सर, यूनानिमिटी आ सके। यूनानिमिटी मतलब एक एकल हो सके, मतलब अलग 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 रास्तों पे ना जाओ, यूनिटी आ सके, यूनानिमिटी आ सके पर्पस के अंदर, कि सभी लोग एक ही पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो पहला रीज़न क्यों मिशन होना ज़रूरी है, ताकि यूनानिमिटी हो सके, सभी लोग एक ही उद्देश्य की तरफ आगे बढ़े विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन में, नंबर 2 ये वाला याद करोगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल टोन बैठेगी, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसे ही सेट हो जाएगा। जनरल टोन मतलब सभी लोग एक ही तरफ जाएंगे, एक ही राग में गाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी उसी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तो 2 पॉइंट तो इनिशियली हो गए कि हमें मिशन क्यों बनाना है, ताकि सब लोग यूनानिमिटी के साथ आगे बढ़ें, सब एक साथ एकजुटता के साथ एक पर्पस की तरफ आगे बढ़े, ताकि जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सेट हो कैसे। फिर 3 और 4 पे रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉइंट है, ताकि सबको पता रहे, अच्छा हमें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को इस प्रकार यूज़ करना है, ताकि सबको पता रहे कि अच्छा हमें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस प्रकार अलोकेट करना है। भाई मिशन क्लियर होगा तो संसाधन कहाँ किस में अलोकेट करने वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से किस तरह से करना हो उसके लिए बेसिस मिल जाए। एंड सेकेंड, टू प्रोवाइड अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, ताकि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से करना हो वो भी क्लियर हो जाए। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना हो वो क्लियर हो। 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां, सर ये जो है ना आपका जो मिशन स्टेटमेंट है, ये एक तरह से एक फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट का मतलब एक सेंटर पॉइंट है, एक मुख्य बिंदु है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। मानो कि हमें जंग पे जाना है, मतलब होता है ना, मूवीज़ का डायलॉग मार रहा हूँ या मूवीज़ के अंदर जो सीन होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब मान लो जो लीडर है वो सबको बोलता है कि हमें इस पे जाना है और ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, और फिर वो ऑप्शन देता है कि कौन लोग मेरे साथ तैयार हैं आगे चलने के लिए, इस मिशन के लिए, वो आगे आ जाओ, बाकी लोग पीछे रह जाओ। तो वो मौका देता है सबको मिशन बताने के बाद कि जो लोग हमारे साथ आ सकते हो, जो इस मिशन के लिए तैयार हो, वो आगे आ जाओ, जो नहीं आ सकते, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो पीछे चले जाओ। तो मिशन अगर होगा तो सामने वालों को आप बता भी पाओगे कि भैया ये मिशन है अपना, और अब जो आ सकते हैं आगे वो आ जाओ साथ में, जो नहीं आ सकते वो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो यहाँ से निकल जाओ। वो मिशन ही नहीं होता
तो सब आ जाते, फिर वहाँ जाके पता चलता कुछ हो, वहाँ जाके पता चलता हम क्या कर रहे हैं। सो ये 5वां पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि मिशन एक तरह से एक फोकल पॉइंट है। क्या है? एक फोकल पॉइंट मतलब मुख्य बिंदु है फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई, जो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन के साथ, कि हाँ हमें इस दिशा में जाना है, हमें इस पर्पस को पूरा करना है, वो तो आगे आ जाओ। और उन लोगों को डेटर कर दो मतलब हटा दो, जो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में। मतलब जो लोग अपने आप को समान मानते हैं किससे? ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन से, वो तो सब साथ में आ जाओ। और जिनको लगता है कि वो लोग इस पर्पस, इस मिशन में आगे नहीं बढ़ सकते, वो लोग डेटर हो जाओ। तो मिशन अगर होगा तो ही तो ये फोकल पॉइंट सेट होगा, मिशन अगर होगा ही नहीं तो ये फोकल पॉइंट सेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 5वां पॉइंट? मिशन एक फोकल पॉइंट है उन लोगों के लिए जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और डायरेक्शन के हिसाब से, और मिशन एक फोकल पॉइंट है उन लोगों के लिए भी जो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ, तो वो डेटर हो जाओ, वो फर्दर पार्टिसिपेट मत करो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में। ओके, 5, 6 और 7 दो और है, दोनों पर्पस से रिलेटेड है। देखो, अगर मिशन होगा तो पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ढांचा हमें कैसे बनाना है, वर्किंग स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो मिशन का छठा रीजन क्यों मिशन होना जरूरी है, ताकि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट कर सको किसमें? एक वर्क के ढांचे में। ठीक है, मतलब वही हो गया, अगर मिशन नहीं हुआ तो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, गोल्स ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं तो फिर वर्किंग स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, कि भैया किसको किसकी जिम्मेदारी देनी है, असाइन किसको करना है, ये टास्क किस बंदे को, किस एलिमेंट को असाइन करना है, वो क्लियर ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। और 7वां भी यही लॉजिक है, मिशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस हम बता पाएंगे, और मिशन होगा तो इन पर्पसेस को हम गोल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ताकि हम हमारी कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को इन मापदंडों पे आसानी से क्या कर, पैरामीटर मतलब मापदंड। ठीक है, तो कॉस्ट का पैरामीटर होगा हमारा कि कम खर्चे में काम करना है, टाइम का पैरामीटर होगा हमारा कि कम समय में काम करना है, परफॉर्मेंस के और बहुत सारे मापदंड होंगे। तो वो तभी आप असेस कर पाओगे और उनको सभी सुधार पाओगे जब आपका मिशन होगा। मिशन होगा तो आप नाप पाओगे, अच्छा इस मिशन को पूरा करने के लिए खर्चा कितना करना है, इस मिशन को पूरा करने के लिए समय कितना देना है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस नापने के लिए और कौन से मापदंड हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, मिशन ही नहीं होगा तो पर्पस नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा तो गोल नहीं होगा, गोल नहीं होगा तो फिर ये पैरामीटर्स भी आप कैसे असेस करोगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आपने कम समय में काम कर लिया है कि नहीं किया है, कम खर्चे में काम कर लिया है कि नहीं कर लिया। तो ये 7 पॉइंट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्या बोलता है? वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन। शुरू के 5 तो आराम से याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 5 भी याद कर लोगे तो एक बार तो काम हो जाएगा आपका 7 में से। पहला और दूसरा कौन सा है सर? दोनों एक ही पॉइंट पे है कि अगर मिशन होगा तो यूनानिमिटी आएगी, सब लोग एकजुटता के साथ एक पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे और इससे जनरल टोन सेट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सेट हो जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। 2 रिसोर्सेज के ऊपर है कि सर ये मिशन है जो हमें आधार प्रोवाइड कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है कि हमें किस तरह से यूज़ करना है हमारे रिसोर्सेज को, और ये मिशन है जो हमें आधार प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से हमें अलोकेट करना है हमारे रिसोर्सेज को। और 5वां मिशन एक फोकल पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के साथ, वो तो आगे आ जाएं, और जो नहीं कर सकते वो पीछे चले जाएं। फिर सर मिशन होगा तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को एक वर्किंग स्ट्रक्चर में। वर्किंग स्ट्रक्चर मतलब किसको कैसा काम देना है, किसका क्या टास्क होगा। ठीक है, वो आप वैसा कर पाओगे। और दूसरा, मिशन अगर होगा तो पर्पस सेट होगा, पर्पस सेट होगा तो गोल सेट होंगे, और गोल सेट होंगे तो आपके जो पैरामीटर्स हैं किसको नापने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को नापने के लिए, आपकी कॉस्ट और टाइम को नापने के लिए, उनको आप आसानी से असेस कर पाओगे और कंट्रोल कर पाओगे। दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ मिशन। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मिशन का। ओके, अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों कि फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग टिप्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब आपको क्या दे रहा है? टिप्स, पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट, कि जब आप लोग मिशन स्टेटमेंट बनाओगे तो उसके कुछ टिप्स कि भाई हमारा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। बच्चों, जब भी आप मिशन स्टेटमेंट बनाओ, कोशिश ये करना, सबसे पहला, मैं पॉइंट की सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहला सेकंड लास्ट पॉइंट,
सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही आपका मिशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई फर्म अपना मिशन बना रही है तो सिर्फ प्रॉफिट ही इकलौता एक मिशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स, मेनी अदर मिशंस। जैसे अभी अपन ने देखा, शेयर होल्डर के प्रति एक मिशन था, एम्प्लॉयज़ के प्रति मिशन क्या था कि उनको आपको क्या करना है, उनको आपको इनोवेशन प्रोवाइड करना है, एक्सेलेंस प्रोवाइड करना है। तो सिर्फ प्रॉफिट ही मिशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकेंड, जब भी आप मिशन स्टेटमेंट बनाओ, वो मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिसाइज हो। प्रिसाइज हो मतलब टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, अचीव करने लायक हो, फीजेबल हो। डिस्टिंक्टिव मतलब थोड़ा हटके हो, और मोटिवेट भी करे लोगों को। मतलब ऐसा मिशन मत सेट करना कि चलो कौन अपने बाल पकड़ सकता है, ठीक है, हेयर्स कौन पकड़ सकता है, ठीक है, तो ये कोई मिशन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कौन अपने हाथों से वो दोनों कानों को पकड़ सकता है, वो थोड़ा मिशन एटलीस्ट मोटिवेट तो करा है। ये तो क्या, ये लल्लू सा मिशन है, ये तो कोई भी कर लेगा ना। मोटिवेट करना चाहिए। और फालतू का वो भी मत रख लेना हर कुछ मिशन, ठीक है, कि कौन चांद को तोड़ के ला सकता है या तारे तोड़ के ला सकता है ज़मीन पे। ये ऐसे मिशन नहीं रखने आपको, ठीक है। सो मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज हो, फीजिबल हो, डिस्टिंक्टिव मतलब थोड़ा यूनिक हो, हटके हो, और मोटिवेटिंग। फिर थर्ड पॉइंट ये वाला कि मिशन स्टेटमेंट हमेशा पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। पर्सनलाइज मतलब किसी का कॉपी नहीं मारना है आपको, आपको अपना खुद का बनाना है, कस्टमाइज होना चाहिए। पर्सनलाइज मतलब कस्टमाइज होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आपको अलग से बनाना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का मिशन आपने क्या कर लिया, किसी और का मिशन आपने कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, आपको समझ में आ रहे हैं। पहला पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट वो होता है जो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, फीजिबल हो, डिस्टिंक्टिव हो, मोटिवेटिंग। मिशन स्टेटमेंट हाईली पर्सनलाइज भी होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए वो बनाया जा रहा है, ठीक है। 3। चौथा, सबसे पहला वाला पॉइंट, सर मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे, पता है? मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल क्या दे, आइडेंटिटी, मतलब पहचान दिलाए और रास्ता दिखाए कि इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना। तो मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को खुद की एक आइडेंटिटी दिखाए, गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट स्पेशल आइडेंटिटी, और पाथ भी दिखाए, रास्ता भी दिखाए डेवलपमेंट का, वैसा होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट। तो 4 पॉइंट कंफर्टेबल। अब पांचवा और छठा थोड़ा ध्यान से सुनना, ये एक ही जैसे ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है एक तरह से तो, पर 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। पांचवा, एक कंपनी का बिजनेस अगर मैं बताऊं आपको, वो कैसे डिफाइन होता है, मतलब मैं अपने बिजनेस को अगर डिफाइन करना चाहता हूं तो वो कैसे डिफाइन होता है? सर एक कंपनी का बिजनेस डिफाइन होता है कुछ चीज़ों से। किन चीज़ों से? सर कौन कौन सी ज़रूरत है वो पूरे करने की कोशिश कर रही है वो कंपनी, उससे उसकी बिजनेस की क्लैरिटी नज़र आती है। किन कस्टमर्स ग्रुप को वो टारगेट कर रही है, उससे उसकी बिजनेस की पोजीशन नज़र आती है। कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी क्षमताएं हैं जो वो इस्तेमाल कर रही हैं, और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो वो परफॉर्म कर रही है। सो एक क्या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई है, उससे बिजनेस की डेफिनेशन दिखती है कि हाँ अच्छा ये बिजनेस ये कर रहा है। किन कस्टमर्स ग्रुप को वो क्या करने की कोशिश कर रही है, टारगेट करने की कोशिश कर रही है, उससे नजर आता है कि वो बिजनेस कैसे चल रहा है। टेक्नोलॉजीज और कॉम्पिटेंसीज कौन सी वो इस्तेमाल कर रही है, उससे पता चलता है वो बिजनेस कैसा है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रही है, उससे पता चलता है कि वो कैसा बिजनेस है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बोली ना अभी आपको, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोली ना अभी, ये सारी चीजें ये सारी चीजें आपको यही चीज बताती है कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस को चलाना। सो वापस बोल रहा हूं, ठीक है, वापस बोल रहा हूं, आराम से समझना।
लॉजिकली समझना, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है। वापस आई एम क्लियरिंग ऑल दीज पॉइंट्स जो अपन ने अभी तक 5 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मिशन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक मिशन स्टेटमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव, मोटिवेटिंग। नंबर 3, सर मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। नंबर 4, ऐसा मिशन बनाओ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग पहचान दे और रास्ता भी दिखाए डेवलपमेंट का। 5वीं चीज बोलता है कि एक कंपनी का बिजनेस डिफाइन कैसे होता है, कौन सी नीड्स वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, कौन से कस्टमर्स ग्रुप को वो टारगेट कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज और कॉम्पिटेंसीज का वो इस्तेमाल कर रहा है और कौन सी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है। ये सब चीज़ें एक बिजनेस को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए किसके अंदर, मिशन स्टेटमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद होनी चाहिए, मिशन स्टेटमेंट के अंदर, ताकि पता चले अच्छा ये टारगेट ग्रुप है हमारा, ये टेक्नोलॉजीज और कॉम्पिटेंसीज हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, ये ज़रूरतें हमें पूरी करनी है, मिशन में पता होना चाहिए सबको, ठीक है। और उसी का कंटिन्यूएशन छठा पॉइंट भी है कि जो टेक्नोलॉजीज कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बात करी थी, एक्टिविटीज़ की जो हमने बात करी थी, ये सब बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के बिजनेस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि अच्छा इस दायरे में कंपनी काम कर रही है, ये बाउंड्री है जिसके अंदर अंदर कंपनी काम कर रही है। अब जैसे एक्टिविटी फिक्स है तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर है कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, ये क्षमताएं या कॉम्पिटेंसीज है जो आपको डेवलप करनी है, तो ये सब जरूरी है। तो इसी पॉइंट के साथ ये सेट हो जाता है। तो इसको अलग से भी नहीं माने अपन तो भी ठीक है, अलग से माने तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे 5 पॉइंट ही हो गए, फाइन। तो ये सब चीज़ें मिशन के अंदर क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आपका मिशन स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो तो कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, कौन से टिप्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला सर, प्रॉफिट सिर्फ मिशन नहीं होना चाहिए, मिशन क्लियर, डिस्टिंक्टिव, यूनिक वह सब होना चाहिए। मिशन हाईली पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को अलग पहचान दिलाए, और जिन चीज़ों से बिजनेस डिफाइन होता है वो सब चीज़ें मिशन स्टेटमेंट के अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि पता चले कि अच्छा बिजनेस का कवरेज, बिजनेस की बाउंड्रीज ये है। ओके, फाइन, डन। तो ये था सेकंड क्वेश्चन इसका कि मिशन जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वो बनाते समय उसको क्या ध्यान रखना है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों बनाना चाहिए, वो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, लास्ट, मिशन और विजन का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। किसका डिफरेंस पूछ रहा है, विजन और मिशन का डिफरेंस। सो बच्चों बताओ, आप लोगों ने अभी तक जो समझा है, आपने जो अभी जाना है, उसके हिसाब से विजन और मिशन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। सर विजन्स बड़ा वर्ड है और पहले ब्रॉडर गोल, बड़ा पर्पस वो बताएगा और उसके आधार पे फिर मिशन बनेगा। मतलब विजन का स्कोप, दायरा बड़ा है, वो मोटा मोटा गोल बताता है और वो विजन में कोई बदलाव नहीं आएंगे ज़्यादातर। मिशन स्पेसिफिक बात करता है, मिशन का टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि भाई ये मिशन अपने को इतने समय में, इतनी कॉस्ट में कंप्लीट करना है, और मिशन बार बार क्या हो सकता है, बदला जा सकता है। जबकि विजन में मोटा मोटा बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है, बरसों तक, सालों तक, दशकों तक कोई चेंजेस नहीं होता है। विजन हमेशा कॉमन ही रहता है। फिर विजन हमेशा फ्यूचर की बात करता है, जबकि मिशन दोनों चीज़ों को कवर करता है, अभी की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन विजन वर्सेस मिशन। पहला डिफरेंस क्या है सर, विजन क्या बताता है, फ्यूचर डायरेक्शन, जबकि मिशन क्या बताता है, ऑन गोइंग एक्टिविटीज, राइट। मिशन बिल्कुल फ्यूचर की बात करता है, ठीक है, रोड मैप बताता है। मिशन आपको अभी एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करनी है उसके बारे में बात करता है। फिर थर्ड वाला पहले पॉइंट पढ़ना, विजन हमेशा क्या बताता है, विजन हमेशा ब्रॉडर गोल बताता है, मोटा मोटा गोल क्या रहेगा, ठीक है, फाइन। जब तक कंपनी चलती रहेगी मोटा मोटा गोल क्या रहेगा। और विजन जो है वो सेम रहता है डेकेड्स तक, डेकेड्स मतलब दशकों तक सेम रहता है। अगर उसको ढंग से क्राफ्ट किया हो ना, ढंग से बनाया हो ना, तो विजन में कोई बदलाव नहीं आता। मिशन थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है इन टर्म्स ऑफ वही फ्यूचर में आपको क्या पाना है, टाइम फ्रेम भी स्पेसिफिक है। और मिशन डिस्क्राइब करता है व्हाट विल बी अचीव्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपना काम करेगी तो ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो दो डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको। पहला डिफरेंस सर, विजन फ्यूचर डायरेक्शन बताता है, जबकि मिशन ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ की बात करता है।
विजन का जो स्टेटमेंट है वो ब्रॉड गोल बताता है, मोटा मोटा गोल बता रहा है, ठीक है, बिजनेस के लिए, और वो गोल मोटा मोटा जो है विजन स्टेटमेंट के अंदर वो सेम रहेगा डेकेड्स तक अगर आपने ढंग से बनाया होगा। जबकि मिशन थोड़ा स्पेसिफिक है इन टर्म्स ऑफ बोथ फ्यूचर में क्या चाहिए और कितने टाइम फ्रेम में चाहिए। और मिशन ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो गई तो ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी। फाइन। एक और डिफरेंस जो बाकी है वो है सेकेंड पॉइंट का, ध्यान से सुन। विजन स्टेटमेंट जो है ना वो क्या करता है, इट कैन गैल्वनाइज द पीपल। गैल्वनाइज मतलब वही इकट्ठा करता है लोगों को, यूनानिमिटी लेकर आता है लोगों में कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। भले इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा और अपने को स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है, पर अपने को ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। विजन मतलब अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन का, अल्टीमेट। तो क्या बोल रहा है, विजन स्टेटमेंट गैल्वनाइज करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को एकत्रित करता है, लोगों में यूनानिमिटी लाता है कि हमें ये डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो विजन स्टेटमेंट के अंदर उद्देश्य डिफाइंड है हमें वो अचीव करना है। भले वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेच मतलब उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर हमें अल्टीमेटली वो अचीव करना है। प्रोवाइडेड विजन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट, SMART। ये आप EIS में भी पढ़ोगे पॉइंट, यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। स्मार्ट मतलब विजन स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो, ठीक है। तो विजन अगर क्लियर है, विजन के अंदर जो पॉइंट्स लिखे वो अगर क्लियर है, ठीक है, वो अचीवेबल है, तो ये गैल्वनाइज करेगा, लोगों को जोड़ेगा एक दूसरे से अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव। जबकि दूसरी तरफ अगर अपन मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें तो अपन ने क्या पढ़ा था सर, मिशन स्टेटमेंट तो एक पाथ है जो विजन को देख के बनाया गया है, ठीक है, विजन को देख के वैल्यूज़ के आधार पे, मूल्यों के आधार पे वो मिशन बनाया गया। और मिशन का इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। जो बॉटम लाइन है हमारी, जो मेन लाइन है हमारी, जो बेसिक फंडा है हमारा सक्सेस पाना, उसको डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में भी लिखना है, विजन वर्सेस मिशन की कहानी। विजन में क्या लिखोगे सर, विजन फ्यूचर डायरेक्शन बताता है, मिशन ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ की बात करता है। विजन सर ब्रॉडर गोल की बात करता है और विजन सेम रहेगा डेकेड्स तक अगर आपने उसको सही बनाया होगा। जबकि मिशन थोड़ा स्पेसिफिक है, उसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। विजन अगर क्लियर है, स्पेसिफिक है, मतलब स्मार्ट है, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड है, तो वो गैल्वनाइज करेगा लोगों को उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और मिशन स्टेटमेंट एक पाथ बताएगा टू रियलाइज द विजन, कि विजन को किस तरह से आप पा सकते हो अपने मूल्यों के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हुए आप विजन की लाइनों को किस तरह से पूरा कर सकते हो, वो मिशन बताएगा। और मिशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बच्चों? तो ये विजन वर्सेस मिशन की कहानी थी। क्लियर सबको? डन? ओके। तो विजन और मिशन तो हो गया। अब बारी आती है अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट कौन सा होता है सर, विजन बनाया, मिशन बनाया, और आखिरी में क्या बनाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सर क्या ये दोनों एक ही वर्ड है? बच्चों नॉर्मली तो साधारणतः तो इन दोनों शब्दों को हम सिमिलर ही मानते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल एक ही वर्ड है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनका हल्का सा डिफरेंस देखना हो तो बड़ा वर्ड ना ऑब्जेक्टिव होता है, गोल और छोटा होता है। गोल स्पेसिफिक है, जैसे आज के दिन का आपने गोल सेट कर दिया कि आज के दिन मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, दैट इज गोल। ऑब्जेक्टिव इन सबके लिए गोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे गोल्स पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप CA इंटर पास हो जाओगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। CA बनना मिशन था, और एक अच्छा इंसान बनना फ्यूचर में, ठीक है, वो आपका विजन था। फाइन। तो ऑब्जेक्टिव और गोल में अगर हल्का सा डिफरेंस पूछे तो सर ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड मतलब ऑब्जेक्टिव्स में बदलाव हो सकता है, ठीक है, जबकि गोल्स क्लोज एंडेड होते हैं। अब जब आपने गोल सेट कर लिया आज के, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, वो प्रिसाइज है, वो एक्सप्रेस किया हुआ है अपने स्पेसिफिक टर्म्स में, जबकि ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। मान लो आपके इंटर क्लियर नहीं हुआ तो आपने अपना फोकस चेंज कर दिया, चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा इंटर क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको करना है, ऑब्जेक्टिव्स आर ओपन एंडेड, दैट डिनोट्स फ्यूचर स्टेट और आउटकम। ये तो खाली डिफरेंस बिटवीन के लिए पॉइंट है, बाकी ऑब्जेक्टिव की असली डेफिनेशन जो देखनी है वो यहाँ से देखेंगे हम सेकंड पॉइंट से, ठीक है। पर यहाँ पे भी मीनिंग समझ लेना कि ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड होते हैं, गोल्स क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब बिल्कुल फिक्स दायरे में बनाया जाता है, ये गोल है आपका,
ओपन एंडेड है, इसका मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है, फ्यूचर में आपको क्या पाना है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। क्लोज एंडेड है, प्रिसाइज है, अभी आपको क्या अचीव करना है उसकी बात करते हैं। अब ओरिजिनल डेफिनेशन, बस हमारे लिए यहीं पर एक हल्का सा डिफरेंस है, बाकी हमारे लिए मोटा मोटा दोनों वर्ड्स कॉमन चलेंगे, हम ऑब्जेक्टिव वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, मीनिंग क्या है उसका? बच्चों बहुत ईजी है, अगर आप उद्देश्य सेट करते हो इसका मतलब आपने क्या सेट किया है, आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, मतलब जो रिजल्ट और आउटकम वो अचीव करना चाहती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव एक तरह से एक यार्ड स्टिक का काम करता है। यार्ड स्टिक मतलब यार्ड स्टिक अगर मैं बोलूँ, नापने का स्केल, मेजरिंग स्केल की तरह काम करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को इस स्केल के अगेंस्ट नाप सकते हो। और सही भी है ना भाई, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि आपको इंटर क्लियर करना है, कौन से अटेम्प्ट में, मान लो नवंबर अटेम्प्ट में, तो अब आपके लिए क्या हो गया, स्केल क्लियर हो गया। अब मान लो नवंबर में आपने क्लियर नहीं किया, या आप अगस्त तक पहुंच गए हो, सितंबर तक पहुंच गए हो, तब तक आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप ट्रैक कर सकते हो यार इस आधार पे तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा मेरा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एक तरह से आपके लिए एक बेंचमार्क है, ऑब्जेक्टिव एक तरह से आपके लिए एक मानक बन गया है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बन गया है, एक यार्डस्टिक बन गया है, जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को नाप सकते हो कि यार क्या हमारी परफॉर्मेंस, हमारा जो प्रोग्रेस है वो इस उद्देश्य के रास्ते पे जा रही है कि नहीं जा रही। तो डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव की अगर याद करनी है तो डेफिनेशन ये है, ऑब्जेक्टिव सर क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस टारगेट है, मतलब जो रिजल्ट और आउटकम वो अचीव करना चाहती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। और ये एक तरह से यार्डस्टिक की तरह काम करता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिर वही पॉइंट, क्वेश्चन आया वापस, अच्छा क्वेश्चन आ गया इसका, सर हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा हो, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो इसको भी मैं सीक्वेंस चेंज करा के पढ़ाता हूँ, पहले रिवर्स से पढ़ेंगे अपन, रिवर्स से, ठीक है, रिवर्स से अगर अपन पढ़ें, ठीक है, ऐसे रिवर्स से अगर अपन पढ़ना शुरू करें, है ना, तो सर सबसे पहला लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जब भी आप सेट करो ना, कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए सेट करना, मतलब उस उद्देश्य को पाने के बीच में कई रुकावटें आएंगी, तो उद्देश्य जब भी आप सेट करो तो उन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए अपना उद्देश्य सेट करना। मतलब आप ये उद्देश्य मत सेट कर लेना कि हम रोज पढ़ेंगे 10-10 घंटे, तो उसके हिसाब से महीने भर में हमारे पास होंगे 300 घंटे, नहीं, बीच में आपको ये ध्यान रखना है, कभी आप बीमार भी हो सकते हो, कभी किसी दिन आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है, कभी किसी दिन हो सकता है आपको हेडेक हो, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्या करना है, सेट करना है, नंबर 1। उससे ऊपर चले, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन सब में कोरिलेशन बिठाना है। फिर ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होना चाहिए, मतलब थोड़ा तो चैलेंजिंग हो कि आपको थोड़ा मोटिवेट करे। फिर ऑब्जेक्टिव मेजरेबल हो, जिसको आप नाप सको आराम से कि कितना अचीव हो गया, और कंट्रोल भी कर सको। ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा टाइम फ्रेम फिक्स करना कि इतने समय में अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक हो, कॉन्क्रीट मतलब टू द पॉइंट हो, और स्पेसिफिक हो मतलब क्लियर हो कि ये पाना है। ऑब्जेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ तक तो पॉइंट आपको ऐसे ही याद करना है, कैसे, ये वाले रिवर्स वाले भी। सर ऑब्जेक्टिव बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, सर उसको टाइम कॉन्स्टेंट को रखते हुए ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए बनाना है, एक से ज़्यादा है तो कोरिलेट करना है, चैलेंजिंग होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यहाँ तक तो रिवर्स चलेंगे, फिर स्ट्रेट से चलेंगे। सर ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। मतलब आप जब अपना उद्देश्य सेट करोगे तो वातावरण को तो ध्यान में रखना ही रखना है ना आपको, तो आपको बाहरी वातावरण को, आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये डिफाइंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता एनवायरनमेंट के साथ क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव किसको पाने के लिए तरफ लगाते हैं हम लोग, जो हमने हमारा मिशन, विजन, पर्पस सेट किया उसी को पाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव कैसा हो, इट शुड बी फैसिलिटेटिव, मतलब मदद करे किसको अचीव करने में, मिशन को और पर्पस को अचीव करने में मदद करे। अगला, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, सर ऑब्जेक्टिव हमें बेसिस प्रोवाइड करे, आधार प्रोवाइड करे, क्या करने का, डिसीजन लेने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के आधार पे हम क्या लेने वाले हैं, डिसीजंस। और लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए सर, ऑब्जेक्टिव सर ऐसा हो जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे हमें, स्टैंडर्ड मतलब आधार अगेन प्रोवाइड करे
कि जिससे हम हमारी परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, नाप सकें। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बोला था, ऑब्जेक्टिव से ही आपकी परफॉर्मेंस नपेगी कि आपने कितना काम कर लिया है और कितना करना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे काम करने थे। तो आप नाप सकते हो कि हम कौन सी स्टेज पे अभी तक पहुंचे। तो 4 पॉइंट वापस। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता एनवायरनमेंट के साथ। ऑब्जेक्टिव मदद करना चाहिए किसको अचीव करने में, मिशन और विजन को अचीव करने में। ऑब्जेक्टिव हमें एक आधार प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए, और ऑब्जेक्टिव हमें एक आधार प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस को अप्रेस करने के लिए। सो दीज शुड ऑल बी कवर्ड इन दी ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा हो, वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आप आराम से याद कर सकते हो, कोई भी पॉइंट्स याद कर सकते हो, 5-7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, आउट ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, 10-12 पॉइंट्स हैं आपके इसमें, ठीक है, आप आराम से कोई भी 7-8 पॉइंट याद कर सकते हो, जो ईजी लगे वो आप लोग को याद करना है, ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए वो तो अपन ने पढ़ लिया। अब ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूं। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए, तो हमें पता है शॉर्ट टर्म उद्देश्य भी होने चाहिए और लॉन्ग टर्म उद्देश्य भी होने चाहिए। बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी संस्थान का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ फाइनेंशियली उसका उद्देश्य हो, बस उसके उद्देश्य फाइनेंशियल भी उसको रखने चाहिए और उसके उद्देश्य उसको स्ट्रैटेजिक भी रखने चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक दोनों उद्देश्य के साथ जब वो काम करेगा ना, तो उसका बैलेंस स्कोर कार्ड होगा। स्कोर कार्ड समझते हो ना, स्कोर कार्ड समझते हो, किसी भी क्रिकेट मैच में स्कोर कार्ड होता है तो दिखता है कि अच्छा कैसा परफॉर्म कर रही है वो बैटिंग टीम, है ना। बॉलर का बॉलिंग कार्ड होता है, ठीक है, उसमें पता चलता है कि अच्छा वो बॉलिंग टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का स्कोर कार्ड किससे दिखता है, उसके ऑब्जेक्टिव से, कि वो क्या अचीव कर रही है, क्या अचीव करना चाहती है। अब जब एक संस्थान अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, अपना स्कोर कार्ड डेवलप कर रही है, ठीक है, तो उसका स्कोर कार्ड बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसमें फाइनेंशियल उद्देश्य नहीं होने चाहिए, उसमें सेट होना चाहिए दोनों का, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दोनों होने चाहिए, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट जो सेट कर रही है वो उन फाइनेंशियल आधार पे भी और स्ट्रेटेजिक आधार पे भी सेट करे। ये होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये मल्टीपल चॉइस के लिए ध्यान रखना कि बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। सर बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ही नहीं होना चाहिए, उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। अब वो शायद शॉर्ट टर्म बनाए लॉन्ग टर्म बनाए वो ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव तो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल दोनों होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या मतलब कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, ये फाइनेंशियल हो गया। प्रोडक्टिविटी भी फोकस कर रहा है ना, प्रोडक्टिविटी भी चलो मान लेते हैं फाइनेंशियल की, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ज़्यादा आउटपुट आएगा, तो प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाए रखना, अब ये स्ट्रैटेजिक उद्देश्य हो गया। एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिश्ते रखना, ये स्ट्रैटेजिक उद्देश्य है। टेक्नोलॉजिकल लीडर बनना, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाना जो आप किसी और के पास ना हो, यूनिक हो। पब्लिक की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। तो ये देखो मिक्स हो गए, देखो ऑब्जेक्टिव ये हो गया बैलेंस स्कोर कार्ड आपका, कि इसमें देखो आप देख रहे हो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी हैं और स्ट्रैटेजिक उद्देश्य भी। एम्प्लॉयज़ के साथ रिश्ते अच्छे रखने से कुछ फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर स्ट्रैटेजिक उद्देश्य है कि वो अच्छे रहेंगे उसके साथ रिश्ते, तो उनका मोटिवेशन लेवल अच्छा रहेगा, मोटिवेशन अच्छा रहेगा तो वो प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे, और प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे तो उसका फ़ायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, ठीक है। तो ये मिक्स ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो आप सेट कर रहे हो ना, इनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जैसे उसमें थी ना स्मार्ट होने चाहिए, इसमें भी लगभग वैसे ही है। सर ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया ना, एक्सेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब इनमें बाद में बदलाव किया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो, मेजरेबल हो, नाप सकें हम लोग इनको मॉनिटरी टर्म्स में, मोटिवेट करें, सूटेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आ जाए, और अचीव करने लायक हो। तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी आराम से पता चल जाएगा अपने को, है ना, कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मेजरेबल, मोटिवेटिंग, सूटेबल, अंडरस्टैंडेबल और अचीवेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। अपने को क्या क्या पढ़ना, और इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो 3 क्वेश्चंस थे इसमें। पहला, सर ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। दूसरा, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होगा, और उस बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर आप जो ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, चाहे लॉन्ग टर्म सेट करो चाहे शॉर्ट टर्म, अरे जो लॉन्ग टर्म सेट किए
वही चीज़ अगर शॉर्ट टर्म के लिए सेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म में भी यही आएगी ना, प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी, और लॉन्ग टर्म में भी यही आने वाली है। ऑब्जेक्टिव जो सेट कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए सर? वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मेजरेबल हो, मोटिवेट करे, सूटेबल हो, अंडरस्टैंडेबल और अचीवेबल हो, ठीक है, फाइन। और फिर शॉर्ट रेंज के लिए भी लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव भी सर लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव की तरह ही होंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट रेंज के लिए अलग होंगे, वो तो सेम आइडेंटिकली होंगे, यही होगा, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बस शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स तब आप सेट करते हो जब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल पे काम कर रही है, मतलब अच्छे से काम कर रही है, तो फिर वहाँ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और आप लोग सेट कर सकते हैं। छोटे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरा हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? डन? समझ आ गया? सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बारे में एक नज़र मार लो एक बार वापस। सर इसके अंदर सबसे पहला तो पॉइंट अपन ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि जब डिसीजन लिए जाते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन, तो उस केसेस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, उसमें हमने डायमेंशन सारे पढ़े थे, ठीक है, याद है ना डायमेंशन? सर टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लगते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी पे इफेक्ट करता है, फ्यूचर को ध्यान रखना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये सब पढ़े थे अपन ने उसमें। सेकंड अपना आया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, क्या आया था? मॉडल, जो मैंने सेकंड टॉपिक लिया था, ठीक है। मॉडल के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके साथ अंदर मोटे मोटे तो 3 स्टेजेस होते हैं, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, और फिर बाकी टुकड़े में देखे थे तो 5 स्टेप्स हम लोगों ने देख लिए थे, जिसमें सबसे पहला विजन डेवलप करके उसका मिशन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव सेट करना है, एनालिसिस करना है, फॉर्मुलेशन करना है ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी का, इंप्लीमेंट करनी है और इवैल्यूएशन करनी है। फिर एक छोटा सा पॉइंट आया था इंटेंट का, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेंटलेसली परस्यू करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना, तो वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट दिखाता है। और इंटेंट के वापस 5 एलिमेंट ध्यान रखना, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव तो थे ही थे, बिजनेस की डेफिनेशन और बिजनेस का मॉडल और था। फिर विजन हमने पढ़ा, ठीक है, विजन के अंदर हमने पढ़ा क्या सर? विजन क्या होता है, मीनिंग, विजन के एलिमेंट्स पढ़े, और विजन का एग्जाम्पल भी देखा था, और विजन जब बना रहे हो तो वो क्रिएटिवली बनाना, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है वो बनाना, वो पॉइंट डिस्कस किया था। विजन के बाद अभी अपन ने क्या देखा? मिशन, मिशन के 2 क्वेश्चंस, मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाना चाहिए, रीज़न, और मिशन बनाते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और फिर लास्ट में आया ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के वापस फर्दर हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।